हेलो एवरीवन, मैं पूजा पेपर टू लॉ फैकल्टी। वेलकम टू फिलर फॉर्म। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इन ग्रुप्स जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप है और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इनसे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो सकते हैं। साथ ही साथ पेपर वन पेपर टू के भी वेरियस अलग अलग सब्जेक्ट्स के कोर्स चलाए गए हैं। यदि आप किसी में भी इनरोल होना चाहते हैं तो यहाँ हो सकते हैं। आप यदि कोड यूज करेंगे पूजा 10 देन आपको 10% ऑफ मिलेगा। एक मिनट वेट कर लेते हैं, सब आ जाएं तो। मेरे एक्सेस में ऑडियो बिल्कुल क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या कुछ है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। सेकंड यूनिट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। इसमें हमने क्या कुछ डिस्कस कर लिया है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप भी हमने डिस्कस कर लिया है। डेफिनेशंस को भी हमने कवर कर लिया था। क्या कुछ डेफिनेशन हमने देखी थी। जो हमारी डेली की लाइव क्लासेस होती हैं तो वो 1:30 to 3:30 होती हैं। ठीक है, बट ऐसा था कि मैं 1:30 पर क्लास ले रही थी, लेकिन 1 आवर हमारा कंप्लीट अभी हुआ ही नहीं था। लेकिन मतलब होने वाली थी हमारी एक 1 क्लास, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लाइट जो मेरे साइड थे वो जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वो बंद हो गया था, ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से मेरे को क्लास ऑफ करनी पड़ी। और ये जो है वो न्यू टाइम पर जैसे 4 to 5 में अपनी एक क्लास जो मेरी बचती थी वो अभी कवर करूंगी। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था सारे सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी 1:30 पर क्लास हुई थी इसी में हमने पूरा डिस्कस किया है, इसलिए बार बार जो है वो नहीं बताऊंगी। ये हमने क्या कुछ केस लॉज भी देखे थे। बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, लगभग हमारा जो है वो खत्म हो ही चला था ये टॉपिक, बट देख लेते हैं दोबारा से कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है क्या। बोला है जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो ड्राइव किया गया है, वर्ड नेचुरल जस्टिस ड्राइव किया गया है जस्ट नेचुरल से, जो कि एक रोमन लॉ का एक वर्ड है जिसका क्लोजली रिलेशन है किससे, कॉमन लॉ एंड मॉरल प्रिंसिपल से। बोला है इट इज नॉट अ कॉडिफाइड, ये कॉडिफाइड नहीं था, लेकिन इस रूल को डिराइव किया गया था मैनी एनी स्टैट्यूट्स में, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिराइव नहीं किया। और हमारे जो रोमन थे वो भी इसको अडॉप्ट करते थे, उसको उन्होंने भी जो है वो यूज किया था, इस कंसेप्ट को देखा था। ठीक है, और बेसिकली हमने क्या देखे, नेचुरल लॉ नेचुरल जस्टिस के 3 रूल देखे, जिसमें हायरिंग रूल, ठीक है, कि हर किसी पर्सन को जो कि जैसे जिनका भी, जैसे जब हम कोर्ट केसेस की बात करेंगे तो किसी को भी बिना सुने जो है वो नहीं रखा जाएगा। मतलब हर किसी को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जब भी उसका मैटर जो है किसी, यदि उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया तो ऐसा नहीं होएगा कि हम एक पार्टी को सुने हुए ही क्या करते हैं, डिसीजन देते। दोनों पार्टीज को, जितनी भी पार्टी उस मैटर में है उनको सुना जाएगा, हेयरिंग रूल जिसे बोलते हैं। और बायस रूल है, किसी पर्सन के साथ भी कोई भी भेदभाव जो है नहीं होगा, कोई भी पक्षपात जो है वो नहीं होगा। और थर्ड हमने देखा था कि रीजन डिसीजन, जो भी हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, जो जुडिशियल ऑफिसर होंगे, जो कि ऑर्डर देंगे, डिसीजन देंगे, जजमेंट देंगे तो ऑफ द कोर्ट, देन हम देखेंगे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, प्रिजाइडिंग अथॉरिटी ने वो एक डिसीजन दिया तो उसका क्या रीजन था उस डिसीजन को देने के लिए। ठीक है, ये हमने देख लिया था। और रीजन देख लिया कहाँ से हुआ है, तो हमारे रोमन जो लॉ है, रोमन वर्ड से बोला है। ये जो हमारा नेचुरल जस्टिस जो प्रिंसिपल है वो एक बहुत ही ओल्ड कंसेप्ट है, ये हमने देख लिया है। ठीक है, और हमारे ग्रीक और रोमन ये दोनों ही जो है वो इस वर्ड नेचुरल जस्टिस वर्ड से काफी ज्यादा फेमिलियर थे। और जो हमारा कुटिल नीति शास्त्र और अडम ने भी इस नॉलेज, इस कंसेप्ट को, कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस को एक्नॉलेज किया था। ठीक है, ये क्या कुछ हमने डिटेल में देख लिया है। जिस कहूंगी कि यदि हमने जो 1:30 वाली क्लास देखी है, अलग की है, उसमें आप देख लीजिएगा, कोई भी यदि आप रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं तो उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें हमने एक एक वर्ड को डिटेल में डिस्कस किया। और हमने ये भी देखा था कि पर्पस ऑफ प्रिंसिपल है क्या, कि प्रोवाइड करना है इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को सुनने के समान अवसर जो है वो देने हैं। मतलब किसी भी पर्सन को ऐसा नहीं किया जाएगा, बिना सुने नहीं रखा जाएगा, मतलब हर एक पार्टी को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
आपका कोई मैटर है, चाहे आप सिविल ले लीजिए चाहे आप क्रिमिनल ले लीजिए, कोई भी मैटर है, ये हमारे जज साहब हैं, ये दो पार्टीज हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टी को सुने हुए वो डिसीजन दें, नहीं, वो दोनों पार्टीज को समान अपॉर्चुनिटी देंगे, सुनेंगे, तभी तो वो डिसीजन देंगे, और कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस है, ठीक है, और फुलफिल करना है गैप एंड लूप फॉल ऑफ द लॉ। यदि कोई भी ऐसा गैप रह गया है, लूप फॉल रह गए हैं लॉ में, तो उनको क्या करना है, समाप्त करना है, फुलफिल करना है, ठीक है, खामियों को पूरा करना, और प्रोटेक्ट करना है फंडामेंटल राइट को, हर एक पर्सन के जो फंडामेंटल राइट है उनको प्रोटेक्ट करना है, और बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी जो है वो बताना है और उनको फुलफिल करना है। ये पर्पस हमारा नेचुरल जस्टिस का, और बोला है कि हर पर्सन को क्या मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी पर्सन के साथ जो है वो अन्याय हो, ठीक है। ये हमने देख लिया था, ठीक है, और हमने ये भी देख लिया था कि हम कब जो है वो क्लेम कर सकते हैं नेचुरल जस्टिस का, ठीक है, और इसके बाद हमने एक केस भी देख लिया था, ठीक है, जिससे भी कहूंगी यदि आप ये क्लास जो है वो रिकॉर्डिंग में भी देख रहे हैं, तो हमारे इससे पहले जो हमारी 130 पर जो क्लास हो चुकी है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने जहां भी नोट्स भी दिए हैं या हमारी क्लासेस भी बनाई हैं, तो वो ऐसे ही बनाई है, जैसे कि हमारी आज अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि हमारी जो लाइट चली गई थी, मतलब किसी भी रीजन से यदि क्लास नहीं हो पाई या हमारी वन क्लास हो गई, एक रह गई, तो हमने क्लास वाइज जो है वो हर एक नोट्स हो और हर एक क्या किया है, जो रिकॉर्डिंग वीडियो होंगी, रिकॉर्डिंग क्लासेस होंगी, वो भी आपको क्लास वाइज जो है वो दिख जाएंगी, ठीक है। जैसे कि यूनिट नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इसी तरह से, इसलिए पूरा सीक्वेंस वाइज जो है वो क्लासेस को अपलोड किया हुआ है, आप देख लीजिएगा हर कोई, ठीक है। ये सब हमने केस देख लिए थे। बात करते हैं हम कहाँ तक पहुंचे थे, हम देख रहे थे कि टाइप ऑफ वाइस क्या होते हैं, ठीक है, कि जो हमारे पूर्वग्रह हैं या हमारे जो पक्षपात होता है वो किस तरीके से होता है, कितने प्रकार से होता है, तो बोला है पर्सनल वाइज, ठीक है, पेकुनरी वाइज, सब्जेक्ट मैटर वाइज, डिपार्टमेंटल वाइज, और पॉलिसी नोशन वाइज, और बायस ऑन अकाउंट ऑफ ऑब्स्टेंटिसी, ठीक है, मीन एक व्यक्तिगत तरीके से आप किस तरीके से किसी के साथ भेदभाव कर सकते हैं, आप पेकुनरी तरीके से कि आपका क्या इंटरेस्ट है पेकुनरी आर्थिक तौर पर, और सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु के आधार पर, और डिपार्टमेंटल विभागीय आधार पर, और पॉलिसी नोशन नीतिगत धारणा से, और बायस ऑन अकाउंट ऑफ ऑब्स्टेंसिटी, ठीक है, मतलब हट के कारण, ठीक है। इसको के हम डिटेल में वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। जो भी कोई क्लास में आए हैं तो एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है और समझ में आ रहा है, ठीक है। बात करते हैं हमारे पर्सनल वाइज होता क्या है। पर्सनल वाइज अराइज होता है तब जब आपका रिलेशन हो किससे, एक पार्टी का, मतलब केस में यदि कोई डिस्प्यूट हुआ, केस हुआ, ठीक है, तो वहां पर दो पार्टी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ठीक है, ये दो पार्टीज हैं, उनमें से किसी एक का भी रिलेशन है किसके साथ, डिसाइडिंग अथॉरिटी जो जुडिशियल ऑफिसर में है उनके साथ क्या है, रिलेशन है, तो वो होता है हमारा पर्सनल वाइज। हो सकता है कि यहाँ हमारे जज साहब बैठे हैं और जज साहब का क्या है, पार्टी ए जो प्लेंटिव है उसके साथ कोई रिलेशन है, वो उनके रिश्तेदार ही लगते हो, कुछ भी हो सकता है ना, वो होता है पर्सनल, व्यक्तिगत रूप से क्या हो, उस पार्टी के साथ डिसाइडिंग अथॉरिटी जो है उनका रिलेशन हो, ठीक है, जो लीड करता है, विच लीड द डिसाइडिंग अथॉरिटी इन डाउटफुल सिचुएशन, यदि ऐसा हो कि कोई डाउटफुल सिचुएशन आ जाए तो अनफेयर एक्टिविटी एंड गिविंग द जजमेंट इन फेवर ऑफ द पर्सन, की क्या किया जाए कि यदि कोई सिचुएशन ऐसी आ गई, डाउटफुल सिचुएशन आ गई, ठीक है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो जो हमारे यदि जुडिशियल ऑफिसर है या डिसाइडिंग अथॉरिटी है, ठीक है, कि कोई भी, जरूरी नहीं एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आता है, जरूरी नहीं कि जुडिशियल ऑफिसर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है, लाइक आप एसडीएम की बात कर लीजिए, तहसीलदार की बात कर लीजिए, कोई भी अथॉरिटी जो प्रशासन चलाते हैं, ठीक है, वो उसका रिलेशन किसके साथ है, एक पार्टी ऑफ द पार्टी, जो भी पार्टी है, चाहे किसी का भी मैटर है, कोई भी डिस्प्यूट हो गया उससे रिलेटेड कोई एक पार्टी है, उसके साथ कोई क्या है, रिलेशन है, कोई रिश्ता है, कोई रिश्तेदारी है, कुछ भी हो सकता है ना। तो यदि ऐसा हो कि अथॉरिटी डाउटफुल सिचुएशन में आ जाए, ठीक है, एक ऐसे सिचुएशन में आ जाए जहां पर उसको निर्णय लेना जो है वो टफ हो जाए, तो वहां पर हम ऐसा मान सकते हैं, यदि पर्सनल बायस होगा, यदि किसी के साथ व्यक्तिगत रिलेशन होगा, ठीक है, तो वो अनफेयर एक्टिविटी का यूज कर सकते हैं जब भी अपनी जजमेंट देंगे,
इन द फेवर ऑफ दैट पर्सन, कि जिस पर्सन के जो उनका क्या मतलब कोई भी हो सकता है, रिश्ते नाते रिश्तेदार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उसके साथ क्या कर सकते हैं, उसके फेवर में क्या कर देंगे, जजमेंट दे सकते हैं, ठीक है। और सच इक्वेशन अराइज होते हैं ड्यू टू द वेरियस फॉर्म ऑफ अ पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशन इन ऑर्डर टू द चैलेंज द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन सक्सेसफुली ऑन द ग्राउंड ऑफ पर्सनल वाइज। बोला है कि जो व्यक्तिगत वायस है, पर्सनल वाइज है, वो उसके आधार पर प्रशासनिक कार्रवाई को सफलता पूर्वक चुनौती देने के लिए जो बायस के लिए एक उचित कारण जो है देना आवश्यक है, ठीक है। मतलब यदि ऐसा हुआ कि किसी के साथ उसका रिलेशन है, किसी भी पार्टी के साथ, तो हो सकता है कि वो अपना जो डिसीजन है वो किसके फेवर में दे दे, उस पर्सन के फेवर में दे दे जो उसका रिलेटिव है, ठीक है। तो ये होता है हमारा पर्सनल वाइज, जहां पर आप क्या हो कि आप एक डिसाइडिंग अथॉरिटी, जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है वो किसी के साथ जो है वो किसी रिलेशन में हो, ठीक है। मतलब कि या तो उसके रिश्तेदार हो सकते हैं या चाचा मामा कुछ भी हो सकते हैं, बहुत दूर के रिश्तेदार भी हो सकते हैं जिसका वो बेनिफिट ले सकते हैं। जो पार्टीज होंगी, यदि वो अपना डिसीजन किसके दे पक्ष में दे दे, उस पार्टी के पक्ष में दे दे, तो ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है, तो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। बोल चलो नेक्स्ट देखते हैं कि फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वन ऑफ द मेंबर ऑफ द पैनल सिलेक्शन कमेटी, ठीक है, हिज ब्रदर वाज अ कैंडिडेट इन द कंपटीशन ड्यू टू दिस द होल प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन कैन नॉट बी क्वैश। बोला है एक केस था हमारा रामानंद प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, ठीक है, जिसमें क्या था कि ये एक पर्सन जो है वो उसने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया था, ठीक है, और पैनल, जैसे कि आप इंटरव्यू होता है उस टाइम पैनल बैठा था, तो उस सिलेक्शन कमेटी में क्या था, एक जो जो कैंडिडेट था उसका एक ब्रदर जो था वो सिलेक्शन कमेटी में एक मेंबर था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि वन ऑफ द मेंबर, यदि ऐसा है कि पैनल के सदस्य में से उसका भाई जो है प्रतियोगिता के में उम्मीदवार था, लेकिन इस वजह से आप पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इस रीजन की वजह से आप होल प्रोसीजर ऑफ द सिलेक्शन जो है उसको क्वैश नहीं कर सकते। हियर टू अबव द एक्ट ऑफ द बाइसिस एट द टर्न ऑफ हिज ब्रदर रिस्पेक्टिव panel member connected with the candidate cannot be requested to go out from the panel and selection committee। बोला है यहाँ के उम्मीदवार से जुड़े हुए जो संबंधित पैनल के सदस्य हैं, हो सकता है जो भी उसका ब्रदर था, बोला है वो ये कह सकते थे कि पैनल के सदस्य में से अपने भाई की बारी जब उसकी भाई की टर्न आएगी, तो वो इस कार्य से, मतलब बायस से बचने के लिए ये कह सकते थे कि आप जो है वो इसका चयन कीजिए और मैं जो हूं वो बाहर जाने का अनुरोध जो है वो कर सकता हूं। मतलब वो उस टाइम जब उनकी टर्न आई, उसके ब्रदर की जब टर्न आएगी, उस कैंडिडेट की टर्न आएगी, तो ऐसा कर सकते हैं कि बाइस से बचने के लिए, ठीक है, कि जो भी रिस्पेक्टिव पैनल था उनसे कह सकते थे कि मैं क्या करता हूं कि बाहर चला जाता हूं, आउट फ्रॉम द पैनल ऑफ सिलेक्शन कमेटी। सो ये होना था, इसलिए ये एक निष्पक्ष और उचित निर्णय लिया जा सकता था, ठीक है। तो ऐसा हो सकता था कि एक फेयर और रिजनेबल डिसीजन जो है वो लिया जा सके। ये था हमारे केस रामानंद प्रसाद सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। अब बता दीजिए कि यहां तक आपको समझ में आ गया है, तो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं पेकुनरी बाइस की, ठीक है। हाँ गुड़िया, आप अब मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो कोई, फिर मेरे को पता नहीं चल रहा कि क्लास में कोई है या नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। और पेकुनरी बाइस का क्या मतलब है, पहले हमने देख लिया पर्सनल वाइज और दूसरा है पेकुनरी बाइस, कि जहां पर किसी पर्सन का क्या है, आर्थिक रूप से पैसे से संबंधित कोई बाइस है, ठीक है। वो पैसे लेकर, जैसे कि कोई भी ऑफिसर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होगी, कोई भी काम कर रहा है, कोई भी अथॉरिटी, ठीक है, जहां पर उसका क्या हो, बेनिफिट हो, फाइनेंशियल बेनिफिट, जहां पर आर्थिक वित्तीय लाभ जो है वो उसे मिले, ठीक है। बोला है इफ
any of the judicial body has any kind of a financial benefit, कि कोई भी जुडिशियल बॉडी जो है वो क्या ले रही है, कोई भी वित्तीय लाभ जो है वो ले रही है, सो एवर स्मॉल इट मे बी विल लीड टू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू द बेसिस, कि यह कितना भी छोटा हो सकता है प्रशासनिक अधिकार के पूर्वाग्रहों के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, मतलब वाइस के लिए जो है वो, अब चाहे आप कितना भी अमाउंट, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं या कुछ भी है, वो क्या करते हैं कि कुछ लोग जो है वो पैसे लेकर भी काम करते हैं, कि जहां उनको दिख जाए कि यहाँ पर मेरे को फाइनेंशियल बेनिफिट होने वाला है, तो वो इस तरीके से भी काम करते हैं। बोले यदि ऐसा हुआ तो क्या होएगा, ये बायस होएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट मैटर वाइज। ये सारी चीजें जो है वो आपने अपने लॉ स्कूल में भी पढ़ी होंगी। ठीक है, इतना ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बस ये था कि हमारे सिलेबस में है इसलिए हमें बहुत डिटेल में देखना पड़ रहा है, अदरवाइज ये जो है वो बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, मतलब कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, और सब्जेक्ट मैटर वाइज क्या क्या है, विषय वस्तु पूर्वाग्रह, जिसका मतलब है कि चाहे आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिसाइडिंग अथॉरिटी से क्या हो, इन्वॉल्व हो किस मैटर में, सब्जेक्ट मैटर ऑफ पर्टिकुलर केस। ठीक है, किसी भी मैटर में आपको विषय वस्तु मतलब कोई भी सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, चाहे आप ले लीजिए कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या किसी भी चीज से रिलेटेड है, कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो सकता है, उससे रिलेटेड क्या कर रहे हो आप, बायसनेस कर रहे हो, बोला है, चाहे आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिसाइडिंग अथॉरिटी से क्या हो, इन्वॉल्व हो रहे हो इन दिस सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ पर्टिकुलर केस। ठीक है, एक मुदलियार हमारा एक केस है, ये देख लीजिए, एक केस है मुरलीधर वर्सेस कदम सिंह। ठीक है, ये केस है जिसमें कोर्ट ने रिफ्यूज किया टू क्वैश अ डिसीजन, ठीक है, डिसीजन ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऑन द ग्राउंड ऑफ द चेयरमैन वाइफ वाज अ मेंबर ऑफ कांग्रेस पार्टी whom द पिटिशनर डिफीटेड। ठीक है, कि जब आप बोला है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्णय लेने वाले प्राधिकारी, ठीक है, चाहे आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली से किसी भी रूप से, बस किसी भी मामले में, विशेष मामले में विषय वस्तु से शामिल होते हैं। एक केस है बोला है, उसमें जो अदालत ने कहा था कि चुनाव न्यायाधिकरण के फैसले को इस आधार पर रद्द करने से इनकार कर दिया कि उसकी पत्नी, अध्यक्ष की पत्नी कांग्रेस पार्टी की सदस्य थी जिन्हें याचिकाकर्ता ने हराया था। ठीक है, इस केस में ये हेल्ड हुआ। कहीं भी किसी को डाउट होएगा तो खुद ही बोल दीजिएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं डिपार्टमेंटल वाइज। रश्मि नहीं आए हैं अभी तक क्लास में, शायद उनको जो है वो शेड्यूल क्लास का नोटिस शायद गया नहीं होगा या एसएमएस। ठीक है, फिर बात करते हैं डिपार्टमेंटल वाइज। डिपार्टमेंटल वाइज क्या होता है, एक विभागीय, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई है, कोई भेदभाव हो रहा है, वाइसनेस हो रही है, कि निष्पक्ष तरीके से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बोला है कि ये जो प्रॉब्लम है वो इश्यू होती है ऑफ द इश्यू ऑफ द डिपार्टमेंटल वाइज इज अ वेरी कॉमन इन एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में क्या है, बोला है ये जो प्रॉब्लम है डिपार्टमेंटल वाइज जो है, ठीक है, ये प्रॉब्लम जो है वो हर बहुत कॉमन है, क्योंकि हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में ये प्रॉब्लम जो है वो वेरी कॉमन है, क्योंकि इट इज नॉट चेक इफेक्टिवली, कि इसको चेक नहीं किया जा सकता इफेक्टिवली, इसे प्रभावी रूप से जो है वो जांचा नहीं जा सकता ऑन द एवरी स्मॉल इंटरवल पीरियड एट it will lead to the negative concept of fairness will get vanish इन द प्रोसीडिंग। बोला है इसकी हर एक छोटी अंतराल अवधि में निष्पक्षता की नकारात्मक अवधारणा को जन्म देगा। ठीक है, ये कार्यवाही को में गायब हो जाएगा, कि जहां पर आप डिपार्टमेंटल वाइज करते हो, कई बार क्या है कि डिपार्टमेंटल वाइज का क्या मतलब होता है कि कई बार जैसे कि कोई पर्सन है जो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, ठीक है, इस किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से क्या हो, या तो रिटायर होके आया हो या वहां पर जॉब करता हो, तो जब भी आप किसी को आप देखेंगे ना कि कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अब आप काम करवाने के लिए जाओगे तो कहते हैं ना, बोलते हैं हमारी बहुत चलती है वहां पर, हमें तो इतनी साल सर्विस की है वहां पर, है ना, तो ये सब जो है वो ये चलती जो है, और मतलब इस आधार पर आपका काम जो है वो रुक जाएगा, उनका काम पहले हो जाएगा, क्योंकि उनको
उनके डिपार्टमेंट का पर्सन है, ठीक है, या किसी भी डिपार्टमेंट से मतलब किसी अदर डिपार्टमेंट में कोई अच्छा ऑफिसर है, तो उसके साथ क्या होगा, आपके साथ जो है वो भेदभाव होगा उस आधार पर कि उसका काम हम पहले कर देंगे जी, वो बहुत मतलब अच्छा इंसान है और मतलब काफी हाई फाई उसका स्टेटस है और उस डिपार्टमेंट से वो रिटायर होके आया है या इस डिपार्टमेंट में जॉब करता है, ठीक है, इस आधार पर आपके साथ क्या हो, बायसनेस हो, पक्षपात हो, ठीक है। अब बायसनेस कहीं बायस जो है वो कहीं भी आएगा, तो आप सिर्फ इतना देख लेना कि पक्षपात, ठीक है, पक्षपात का होता है इसका मतलब, ठीक है, कि आपको डिपार्टमेंट के आधार पर पक्षपात जो है वो आपके साथ किया जा रहा है, ठीक है, इतना समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं, पॉलिसी नोशन, पक्षपात की बायस, कि आपको नीति के आधार पर जो है वो आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है, जैसे कि इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द प्री कंसीव्ड पॉलिसी नोशन इज एवरी डेडिकेटेड इश्यूज, बोला है एक पूर्व निर्धारित नीतिगत धारणा से उत्पन्न होने वाले मुद्दे एक बहु ही समर्पित मुद्दा, बहुत ही समर्पित मुद्दा है, क्योंकि द ऑडियंस जो सिटिंग ओवर देयर डज नॉट एक्सपेक्ट जज टू सिट with the blank sheet of a paper and give a fair trial and decision over a matter, बोला है वहां बैठे हुए जो दर्शकों को उम्मीद नहीं थी कि न्यायाधीश कागज की एक खाली शीट के साथ उठेंगे और मामले की निष्पक्ष सुनवाई और निर्णय देंगे, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, नीतिगत जो हमारा पॉलिसी बेस पर बायस पर क्या होता है, डिसीजन क्या होता है कि आप एक एग्जाम्पल लेके चलो कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है, ठीक है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने ही जैसे कि कोई भी ऐसा मैटर आ गया, कोई भी आपको डिसीजन करना है जो किसी पॉलिसी से रिलेटेड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले लो कि किसी भी पर्सन ने क्या किया है, मतलब ऐसा होता है ना कि आप ये वाली स्कीम लोगे तो आपको इतना परसेंट, यदि आप इतने पैसे लगाओगे तो आपको इतने पैसे जो है वो बेनिफिट होगा, है ना, तो इस प्रकार की कोई पॉलिसी बनाई है, ठीक है, और ऐसा है कि जो पॉलिसी बनाई है और उससे रिलेटेड जो केस आया है ना, तो वो पॉलिसी किसने भी ली है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो डिसाइड कर रही है उन्होंने भी ली है, या कोई भी ऐसी पॉलिसी होगी जिसका बेनिफिट वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी ले रही है, ठीक है, तो यदि वो डिसीजन देंगे तो वो किसके बेस पर दे देंगे कि मैंने भी ये पॉलिसी ली है तो मैं इस पॉलिसी के मतलब उस बेस पर के उसके आधार पर जो है वो डिसीजन दे देंगे, तो बोला पॉलिसी नोशन वाइस से बोलते हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है गुड़िया। तो एक बार बता दीजिए, कोई और भी दो लोग हैं और भी हैं क्लास में लेकिन जो है वो बता नहीं रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं कि बायस ऑन अकाउंट ऑफ द ऑब्स्टेंसिटी, बोला है सुप्रीम कोर्ट हैज डिस्कवर अ न्यू क्राइटेरिया ऑफ द बायसेस, की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक अनुचित शर्त के माध्यम से पूर्वा जो बायसनेस होती है, पक्षपात के नए मानदंडों को खोजा है कि आजकल किस तरीके से न्यू कैटेगरी क्या हो रही है, कि किस तरीके से भेदभाव जो किया जा रहा है, तो न्यू कैटेगरी क्या है, emerged from the case where a judge of the Calcutta High Court upheld on judgment in appeal a direct violation हो रहा है किसका, रूल ऑफ वॉइस का, is done because no judge can sit in appeal against in the ओन केस, जहां पर बोला है सुप्रीम कोर्ट ने एक अनुचित शर्त जो है इसके माध्यम से पूर्वाग्रहों के मानदंडों की खोज की है, एक नई श्रेणी जो है वो उनके सामने आई है, जैसे कि ऐसे कि मामलों से उभरी जहां की कलकत्ता हाईकोर्ट ने कि एक न्यायाधीश ने अपील में अपने ही फैसले को बरकरार रखा, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जैसे कि पहले क्या थे, जैसे बोला है कि एक न्यायाधीश है जो उन्होंने पहले खुद ही डिसीजन दिया था, लेकिन जब अपील आई तो वो भी उन्हीं के पास आ गई, ठीक है, अपील न्यायाधीश ने अपने ही फैसले को बरकरार रखा, पक्षपात के इस नियम का मतलब पक्षपात के नियमों का ये सीधा उल्लंघन किया गया, ठीक है, कोई भी जज कोई भी न्यायाधीश अपने ही मामले में अपील में नहीं बैठ सकता, ठीक है, कि कोई भी डिसीजन देंगे जो जज वो अपने ही मामले में अपील को नहीं सुन सकते, ठीक है, इतना समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट जो है वो बात डिस्कस करते हैं, एक बार बता दीजिए जल्दी से कि हमें समझ में आ गया है, देन नेक्स्ट चलते हैं, किसी को भी डाउट रहेगा तो बता दीजिए जल्दी से।
ठीक है, ठीक है गुड़िया। अब बात करते हैं ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इट सिंपली, ये इंक्लूड करता है थ्री वर्ड विच, जो जिसका कि बेसिकली मीनिंग क्या है? नो पर्सन कैन बी कॉन्डेम्ड और पनिश्ड बाय द लॉ, बाय द कोर्ट, विदाउट हैविंग अ फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट। कि कोई, ये वर्ड, और एक बात सुन लीजिए कि इससे ऑडियो अल्ट्रम पार्टम के बाद जो है वो एक काफी ज्यादा थोड़ा सा लंबा कंसेप्ट है। ठीक है, उसके बाद हम डिसीजन जुडिशियल रिव्यू देखेंगे। ठीक है, तो आप तभी क्लास से जाइएगा जी जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आज जो है वो मेरे को इसको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, बात कर लेते हैं ऑडी अल्ट्रम पार्टम का क्या मतलब होता है। ये केवल 3 लेटिन वर्ड से मिलकर बना है, जिसका बेसिकली क्या मतलब है कि मूल रूप से इसका क्या अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर जो है वो दिया जाएगा, दिए बिना उसको पनिश नहीं किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, और कि उसको बिना अपॉर्चुनिटी दिए ही उसको पनिश जो है वो नहीं किया जाए। बोला है इट सिंपली इंक्लूड करता है ये 3 लेटिन वर्ड, जिसका क्या मतलब है? नो पर्सन, किसी भी पर्सन को अनसुना नहीं रहा जाएगा, मतलब उसकी सुनवाई जो है वो नहीं की जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, और उसके आधार पर किसी पर्सन को पनिश नहीं किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, और विदाउट हैविंग अ फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, कि हर किसी के पास साथ क्या होगी? फेयर अपॉर्चुनिटी होगी, हर किसी को समान अवसर जो है वो दिए जाएंगे। और इन एनी मैनी जुरिस्डिक्शन, ठीक है, कई बार बोला है अदालतों में, एक मिनट, कि इन मैनी जुरिस्डिक्शन अ वर्क ऑफ केसेस आर लेफ्ट अनडिसाइडेड विदाउट गिविंग अ फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। कि कई बार न्यायालयों में क्या है, अधिकांश मामलों की सुनवाई उचित अवसर दिए बिना ही अनिश्चित छोड़ दी जाती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? इसका सिर्फ बेसिकली आप इतना ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग लेके चलेंगे कि हर किसी को, जैसे कि मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल ये दो पार्टीज हैं, ये प्लेंटिफ है, ये डिफेंडेंट है, चाहे आप इसको सिविल में ले लीजिए या क्रिमिनल में ले लीजिए, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस ये दोनों ही पार्टीज हैं। ठीक है, तो यदि ऐसा होगा कि मैटर यदि कोर्ट में गया, तो जो डिसाइडिंग अथॉरिटी होंगी, जो जुडिशियल ऑफिसर होंगे, वो हर किसी को अपॉर्चुनिटी देंगे, चाहे प्लेंटिव हो या डिफेंडेंट हो। आप देखते हैं ना कि जब हमारा सिविल मैटर चलता है तो पूरा प्रॉपर टाइम दिया जाता है कि एक पार्टी प्लेन फाइल करेगी, दूसरी पार्टी जो है वो रिटन स्टेटमेंट देगी, और रिटन स्टेटमेंट देगी तो उसका भी पर्टिकुलर टाइम है कि इतने टाइम में आपको रिटन स्टेटमेंट फाइल करनी है, और रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दी तो उसके बाद रेप्लीकेशन देनी है। इस तरीके से मतलब हर किसी को क्या दिया जा रहा है? इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, इक्वल समान अवसर दिए जा रहे हैं अपने केस को बताने के लिए। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। बोला है लिटरल मीनिंग of the rule is that both parties should have given a fair chance to present themselves with the relevant point and the fair trial should be conducted। कि हर किसी के साथ, दोनों ही पक्षों को अपने संबंधित बिंदुओं के साथ जो है खुद को पेश करने का जो है उचित मौका जो है वो दिया जाएगा, और उनके साथ क्या होगा? निष्पक्ष परीक्षण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, और बोला है दिस इज एन इंपॉर्टेंट रूल, ये इंपॉर्टेंट रूल है नेचुरल जस्टिस का, एंड प्योर फ्रॉम इज नॉट पेनलाइज एनी वन विदाउट एनी वैलिड एंड रीजनेबल ग्राउंड। बोला है कि यह एक प्राकृतिक न्याय का महत्वपूर्ण नियम है और शुद्ध रूप से बिना किसी वैध के और उच्च आधार पर किसी को दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी के साथ क्या होगा? इनजस्टिस नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट रूल है किसका? नेचुरल जस्टिस का, और प्योर रूल है, और किसी भी पर्सन को पनिश नहीं किया जाएगा यदि उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, तब तक उसे पनिश नहीं किया जाएगा, जब तक उसे दोषी ठहराया नहीं जाएगा। और वैलिड एंड रीजनेबल ग्राउंड, फिर बोला प्रायर नोटिस शुड बी गिवन, जब मतलब नोटिस दिए जाने से पहले जो है उसको, सो ही कैन प्रिपेयर टू नो वट ऑल चार्जेस आर फ्रेम अगेंस्ट हिम। कि जब तक उसे जो है वो नोटिस नहीं दिया गया, जब तक व्यक्ति को पूर्व सूचना नहीं दी गई, ताकि वह जानने की तैयारी कर सके कि उसके खिलाफ जो है क्या आरोप लगाया गया है। मतलब उसको हमने बताया ही नहीं कि आपके खिलाफ जो है वो ये केस हो गया, पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ जो है ये इस मैटर को
मतलब उससे रिलेटेड कोई भी मुद्दा जो है वो उसके खिलाफ कर दिया गया है, उसके खिलाफ कोई भी केस कर दिया गया है, तो उसके बोले आरोप को हम तय नहीं करेंगे, ठीक है, उसकी पहले क्या करेंगे, निष्पक्ष सुनवाई करेंगे। देन इट इज ऑल्सो नॉन एज अ रूल ऑफ फेयर हेयरिंग। इसे हम कहते हैं कि ये रूल ऑफ फेयर हेयरिंग है। हर किसी के साथ जो होगा निष्पक्ष तरीके से क्या होगी, उसकी हेयरिंग होगी, उसको सुना जाएगा। एंड द कंपोनेंट ऑफ फेयर हेयरिंग आर नॉट फिक्स्ड और रिजिड इन नेचर, ठीक है, और कंपोनेंट ऑफ फेयर हेयरिंग क्या है, नॉट फिक्स्ड है और रिजिड इन नेचर है। इट वेरीज करते हैं फ्रॉम केस टू केस और अथॉरिटी टू अथॉरिटी, ठीक है। बट हाँ कि ये जो रूल है वो कोई भी फिक्स्ड नहीं है, बस ये है कि हर एक अथॉरिटी, जैसे कि यदि मैं उस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या जुडिशियल अथॉरिटी में हूं, तो मैं अपने तरीके से उसको टैकल करूंगी कि मैं किस तरह से फॉलो करूंगी नेचुरल जस्टिस के रूल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को किस तरह से मैं फॉलो करूंगी। यदि मेरी जगह जो है वो गुड़िया है या रश्मि है, कोई भी है, तो वो अपने तरीके से, बस ये है कि किसी के साथ भी, किसी को भी अनफेयर जो है वो किसी से ट्रीट नहीं करेंगे, हर किसी को क्या देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे। अदरवाइज ये जो है वो पर्सन टू पर्सन और अथॉरिटी टू अथॉरिटी जो है वो मैटर डिपेंड करता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है, तो बात करते हैं कंपोनेंट क्या है, हम किस तरीके से, क्या कुछ घटक हैं ऑडी अल्टम पार्टम के को हम क्या कर सकते हैं, कि क्या कुछ घटक हैं इसको, इस रूल को एप्लीकेबल करने की, ठीक है। तो पहला क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, नोटिस जारी कर सकते हैं, ठीक है। यदि कोई पार्टी आई, ठीक है, कोई पार्टी आई, मतलब एक पार्टी ने केस कर दिया, दूसरी पार्टी को पता ही नहीं है, तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि जिस पार्टी के खिलाफ केस हो गया, जिस सिविल मैटर में ऐसा होता है कि पनिशमेंट नहीं होती, लेकिन उसका पर्सन का इंटरेस्ट तो बनता है ना। ऐसा तो है कि इंटरेस्ट तो बनता है जी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर है तो आप उस पर्सन को नहीं बुलाएंगे तो उसको सजा तो नहीं होगी जी, सिविल केस है, सिविल केस में पनिशमेंट थोड़ी ना होती है, लेकिन ऐसा तो है ना कि सिविल केसेस में उस पर्सन का प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट तो चला जाएगा, है ना। तो बोला है कि हम क्या करेंगे, पहले तो नोटिस इश्यू कर देंगे, जिस भी पार्टी को पता नहीं है कि उसके खिलाफ केस कर दिया गया, सिविल केस कर दिया गया, तो उसको क्या दी जाएगी, नोटिस दे दी जाएगी। वैलिड एंड प्रॉपर नोटिस शुड बी गिवन टू द रिक्वायर्ड पार्टीज ऑफ द मैटर इन द टू द फर्दर प्रोसीड विद द प्रोसीजर टू फेयर ट्रायल मेथड, कि हम अच्छे तरीके से फेयर ट्रायल मेथड के दौरान क्या करेंगे, उसको नोटिस देंगे, ठीक है। निष्पक्ष परीक्षण की एक विधि के साथ जो है उस प्रक्रिया को आगे बढ़ने के मामले में क्या करेंगे, आवश्यक पक्षों को एक वैध और उचित जो है वो नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। और इवन इफ the statute does not include the provision of the issue of the notice, then it will be गिवन अ प्रायर मेकिंग अ डिसीजन, की यदि ऐसा, यहां तक कि जो अगर कानून में नोटिस जारी करने का प्रावधान शामिल नहीं है तब भी तो यह निर्णय लेने से पहले दिया जाएगा, कि जब एक फजल भाई एक हमारा मामला है, हम देखेंगे इसको, बोला है कि यदि ऐसा है, जैसे कि हम पढ़ते हैं अपने को, हमारा सिविल प्रोसीजर जो है वहां पर लिखा है कि यदि प्लेंटिफ जो होगा वो केस कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, सम्मन देंगे, नोटिस देंगे, किसको, दूसरी पार्टी को, डिफेंडेंट पार्टी को, कि वो आए और हमें बताएं कि क्या कुछ रीजन है जिसकी वजह से इन लोगों ने क्या किया, आप पर केस कर दिया, प्रॉपर्टी का कोई केस कर दिया कि मेरा यहाँ इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। तो वो अपना डिफेंस देंगे, अपना एक क्या देंगे, डिफेंडेंट कर, मतलब डिफेंडेंट अपना एक रीजन देंगे कि नहीं नहीं, मैंने इस प्रॉपर्टी पर ये घर नहीं बनाया, ये प्रॉपर्टी जिस पर मैं बना रहा हूँ वो मेरा ही है ना। तो ये था हमारा कि वो क्या करेंगे, इशू करेंगे नोटिस को, ठीक है। केस देखते हैं हमारा, बोले इट वाज हेल्ड दैट इन केस ऑफ द फैजल भाई वर्सेस कस्टोडियन, इसमें क्या कहा गया था कि अगर, इस केस में कहा गया कि अगर ऐसा है कि नोटिस, मतलब उसका ऐसा कोई मैटर आ गया जिससे रिलेटेड हमारे कानून में, हमारी जो बुक्स है, हमारे जो रूल्स हैं, सिविल कोड है हमारा, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है उसमें क्या है, या कोई भी ऐसा क्या, ठीक है, ऐसा है कि जब हमारा जैसे एनआई एक्ट के तहत कोई केस होता है, अलग अलग आप जानते हैं कि हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ केसेस होते हैं, बोला यदि ऐसा है कि किसी मामले में कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है कि आपको नोटिस इश्यू करना जो है वो उसका प्रोसीजर नहीं दिया गया,
तब भी जो है निर्णय लेने से पहले जो है वो नोटिस दिया जाएगा। मतलब यदि हमारी ऐसा है कि लॉ में पूरा प्रोविजन नहीं दिया गया है कि वहां पर नोटिस देना जो कंपल्सरी नहीं है, फिर भी हम क्या करेंगे, डिसीजन देने से पहले, मेकिंग अ प्रायर टू मेकिंग अ डिसीजन, क्या करेंगे, उसको नोटिस देंगे। ये ना हो कि किसी पर्सन को क्या हो जाए, कोई उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाए और उसको पता ही ना चले, है ना। ये था इस केस में। और हम एक और केस देखते हैं इन कांडन बनाम गवर्नमेंट ऑफ मलाया। ठीक है, मलाया सरकार के एक मामले ने कोर्ट में हेल्ड किया कि दैट नोटिस मस्ट बी डायरेक्टली और क्लियरली होना चाहिए, स्पेसिफाई होना चाहिए दिस मैटर ऑफ वायस। ठीक है, बोला है इसमें कहा गया कि नोटिस जो है वो तथ्य और परिस्थितियों के मामले में सीधे होना चाहिए और स्पष्ट, मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से उनका नोटिस है, कि पूरा बताया गया होना चाहिए कि किस तरीके से वो केस किया गया, मतलब सॉरी किस मैटर, सब्जेक्ट मैटर, मतलब उस केस का मैटर क्या है, किस टाइप का केस है, मतलब सब कुछ वो बताया गया होना चाहिए। और फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस अगेंस्ट विच नीड टू बी टेकन, और जिसके खिलाफ लेने की आवश्यकता है, मतलब कोई भी यदि उसको प्रॉपर्टी का कोई केस कर दिया है तब भी बोला नोटिस में पूरा क्लियर होना चाहिए केस। आप देखते हैं कि हमारी जो प्लेंट होती है, जब भी ऐसा होता है कि किसी पर्सन को, जैसे हम बोलते हैं कि नॉर्मल भाषा में कि स्टे मिल गया, ठीक है, तो पूरा हम प्लेंट की सारी ही कॉपीज जो है वो उसको क्या करते हैं ना कि पूरा फोटो स्टेट करवाते हैं, पूरा पूरा जो प्योर जो केस किया गया है, जो प्लेंट होती है उसी को क्या करते हैं नोटिस के साथ, सम्मन के साथ अटैच करके डिफेंडेंट को भेजते हैं। वहां पर पूरा लिखा गया होता है कि इस मतलब इतने इस खसरा नंबर में इतनी इस प्रॉपर्टी में मतलब आपको इस पर क्या कर दिया, केस कर दिया है, और प्लेंटिफ ने क्या क्लेम किया है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और ये जो है वो अपना घर डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं, तो सब कुछ बोला है कि क्लियर होना चाहिए। इट इज वन ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल टू डिफेंड हिमसेल्फ, कि जिसमें कि एक इंसान को खुद का जो है बचाव कर सके, वो अपने आप को डिफेंड करे। ठीक है, इसलिए उससे संबंधित संबंधित जो भी मामले हैं उससे उसको परिचित होना चाहिए। ठीक है, दैट सो ही शुड बी फेमिलियर होना चाहिए विद द रेलिवेंट मैटर। ठीक है, उसको ये पता होना चाहिए कि इस मैटर से रिलेटेड मेरे पर केस हुआ है। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को डिफेंड कर सके। सो ही मे कॉन्ट्राडिक्ट द स्टेटमेंट एंड द सेफ गार्ड हिमसेल्फ। ठीक है, ये था हमारे इस केस में। ठीक है, समझ में आ गया होगा तो एक बार बता दीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। फिर बात करते हैं कि द नोटिस शुड बी रिगार्ड टू द चार्ज फ्रेम अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन एंड प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड, कि यदि ऐसा है। और इसी केसेस में क्या कहा था कि अदालत ने यह भी कहा कि नोटिस को पूर्वाग्रह और तथ्यों और परिस्थितियों के मामले में सीधे और स्पष्ट जो है वो किया कर देना चाहिए, जिनके खिलाफ जो है कार्यवाही लेने की आवश्यकता है, ताकि यह व्यक्ति के अधिकारों में से एक है, ताकि जो है वो अपना बचाव कर सके। इसलिए उससे संबंधित जो भी मामले हैं उससे परिचित होना चाहिए, ताकि बयान में खंडन जो है वो कर सके। एक मिनट, ठीक है। फिर बात करते हैं जो नोटिस शुड बी रिगार्ड विद द चार्ज ऑफ द फ्रेम अगेंस्ट एक्यूज्ड पर्सन। ठीक है, कि यदि जो नोटिस जो है वो दिया जा रहा है किसके खिलाफ, अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, और उसकी प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड, देन ही कैन ओनली पनिश्ड ऑन द चार्जेस, ठीक है, विच आर मेंशन, कि उसको उन्हीं चार्जेस के लिए जो है वो पनिश किया जाएगा जो कि उस नोटिस में लिखे हैं। ऐसा तो नहीं है कि उस पर्सन को, आप देखते हैं कि सम्मन्स जाते हैं, एक बार सम्मन्स गए, फिर दूसरी बार भी सम्मन जाते हैं, फिर तीसरी बार वारंट चले जाते हैं, है ना। तो ऐसा है कि उसके नोटिस में जो पूरा लिखा गया है नोटिस, उसमें वही चार्ज जो है वो फ्रेम किए जाएंगे, वो की जो कि उसके एक्चुअल चार्ज होंगे, और उन्हीं के लिए उसको पनिश किया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा कि चार्जेस जो है नोटिस में कुछ और लिख दिए और पनिश किसी और चीज के लिए किया जा रहा है। ठीक है, और राइट है टू प्रेजेंट द केस एंड एविडेंस, की उसे राइट है केस को प्रेजेंट करने का और एविडेंस देने का। सेकंड ये दिया, पहला तो बोल दिया कि उसे क्या है, नोटिस दिया जाएगा, दूसरा कि उसको राइट है प्रेजेंट करने का केस और एविडेंस को। जब भी केस जो है वो चलता है आफ्टर रिसीविंग ए नोटिस, जब एक पर्सन जो है वो नोटिस रिसीव कर लेगा। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि मैंने इसमें जो है वो
शायद जैसे कि ये है, ये हमारा केस था ना, उसकी हिंदी है कि ये मलाया सरकार वाला मामला। ठीक, मेरे को लग रहा है कि मैंने यहाँ भी वही जो है वो कर दी है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जब जो नोट्स लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसकी हिंदी जो है कन्वर्ट कर दूंगी। ठीक है, याद रखिएगा। फिर बोला है कि पहले तो बोल दिया कि कंपोनेंट क्या है ऑडी अल्टरम पार्टम के, पहले तो उसे दिया जाएगा नोटिस। दूसरा बोल दिया कि उसे राइट है प्रेजेंट द केस एंड एविडेंस की, जब उसकी उसे रिसीव हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है, देन ही मस्ट बी गिवन अ रीजनेबल टाइम, उसे पूरा रीजनेबल टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और होता है ना कि हम चाहे क्रिमिनल केस की बात कर ले चाहे सिविल की बात कर ले, आपको जब भी जैसे कि अपना जो रिटन स्टेटमेंट होगा उसको फाइल करने के लिए प्रॉपर टाइम दिया जाता है ना, और हमारे क्रिमिनल में रिप्लाई फाइल करने के लिए टाइम दिया जाता है। तो बोला है कि आफ्टर रिसीविंग ऑफ नोटिस ही मस्ट बी गिवन अ रीजनेबल टाइम, उसको क्या दिया जाएगा, कुछ एक रीजनेबल टाइम दिया जाएगा कि वो प्रिपेयर कर सके और केस को प्रेजेंट कर सके रियल एंड इफेक्टिव मैनर में। मतलब उसको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा कि वो अपने केस को जो है वो प्रेजेंट कर सके अपने रियल और इफेक्टिव मैनर में। ठीक है, और द रिफ्यूजल शुड नॉट बी डन ऑन द अनरीजनेबल ग्राउंड ड्यू टू द आर्बिट्रेरी, कि उसे संबंधित मामले से परिचित होना चाहिए ताकि वो बयान का खंडन कर सके और खुद को सुरक्षित कर सके। ठीक है, ये सब जो थे। फिर है राइट है उसे किसका, क्रॉस एग्जामिनेशन का। पहले तो नोटिस दे दिया, फिर दूसरा उसको टाइम दे दिया कि वो क्या कर सकता है, अपने आप को डिफेंड कर सकता है, अपने केस को प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, मतलब उसे अपने केस को प्रेजेंट करने के लिए और एविडेंस देने के लिए टाइम दे दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या कर दे दिया, उसे राइट दे दिया किसका, क्रॉस एग्जामिनेशन का। द राइट ऑफ फेयर हियरिंग इंक्लूड करता है हमारा राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एक पार्टी जैसे कि प्लेंटिफ जो है उनके द्वारा जो है वो प्लेंटिफ के एडवोकेट जो होंगे डिफेंडेंट से क्वेश्चन करेंगे, डिफेंडेंट के एडवोकेट जो होंगे वो प्लेंटिफ से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा दोनों के द्वारा। बोला है जो राइट ऑफ फेयर हेयरिंग है वो इंक्लूड करता है राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। द स्टेटमेंट मेड बाय द पार्टीज, जो भी स्टेटमेंट दी जा रही है किसके द्वारा, पार्टीज के द्वारा। लोअर कोर्ट में तो आप देखते हैं कि बहुत खिचड़ी पकती है जब कोर्ट में, जैसे कि लोअर कोर्ट होते हैं वहां पर ऐसे एक जो भी कोई गवाही देने आया होता है तो उसका पूरा एक एडवोकेट अलग से क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा अलग से पूछ रहा है, मतलब पूरा उसको कंफ्यूज कर देते हैं ताकि वो जो है वो रियल में जो पूरा सच है वो बता सके। ठीक है, बोला है जो हमारा राइट टू फेयर हियरिंग है वो इंक्लूड करता है राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन स्टेटमेंट मेड बाय अ पार्टी, जो भी स्टेटमेंट दी जा रही है किसके द्वारा, पार्टीज के द्वारा। इफ द ट्रिब्यूनल, यदि ट्रिब्यूनल डिनाई करे द राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन दैट इट विल बी वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, की यदि ऐसा हो कि हमारे जो ट्रिब्यूनल है, ठीक है, वो क्या करें, डिनाई करें, रोकें, उनको इनकार कर दें किससे, क्रॉस एग्जामिनेशन करने से, तो ये क्या होगा, वायलेशन होगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। ठीक है, ऑल all the necessary copies of the document should be given and a failure of will also encroach the principle। बोला है जो सारे ही जो इंपॉर्टेंट और नेसेसरी कॉपीज होंगी डॉक्यूमेंट की, ठीक है, वो उन दोनों पार्टीज को दी जाएंगी और गिवन की जाएंगी। और यदि क्या हो रहा है, फेलियर है वो, फेलियर ऑफ दैट विल ऑल्सो इनक्रोज द प्रिंसिपल, यदि विफलता भी सभी सिद्धांतों का अतिक्रमण जो है वो करेगी। ठीक है, एंड ऑल द नेसेसरी कॉपीज, ये डॉक्यूमेंट, ये तो हो गया है ना कि सभी दोनों पार्टीज को क्या दी जाएंगी, जो भी नोटिस की जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, जो जो केस में जैसे होता है ना कि एक पार्टी, आप देखते हैं कि यदि जब भी हमारा सिविल डिस्प्यूट लगता है तो जैसे कि हम देते हैं प्रॉपर्टी का नक्शा बनाते हैं, ठीक है, तो दोनों पार्टी जो एडवोकेट होते हैं वो एक चीज एक डॉक्यूमेंट के लिए लड़ते हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट नहीं मिला, हमें वो डॉक्यूमेंट नहीं मिला। ऑडियो मेरी ठीक आ रही है ऐसे? ठीक है, मैंने जो है वो कनेक्ट ही नहीं किया था ऐसे। ठीक है, बात कर लेते हैं। बोले डिपार्टमेंट शुड मेक अवेलेबल ऑफिसर हु आर इन्वॉल्व इन द प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड डू क्रॉस एग्जामिनेशन। बोला है जो विभाग की जांच की प्रक्रिया जो है वो शामिल। हाँ रश्मि जी, आप लेट हो गए क्लास में।
समझ में आ रहा है? जब 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 से आप क्लास में आ रहे हैं समझ में आ गया क्या क्या समझा रही हूँ? ठीक है। हाँ, बात करते हैं डिपार्टमेंट शुड मेक अवेलेबल ऑफिसेस। ठीक है। ठीक है, मजाक कर रही हूँ रश्मि। ओ सॉरी, नहीं बोलते, मजाक कर रही थी मैं, तो ऐसे ही तंग कर रही हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा बहुत मजाक भी तो करना चाहिए। वैसे मैं बहुत ज्यादा फ्लो फ्लो में बोले जा रही हूँ, थक जाती हूँ फिर मैं जल्दी। ऐसे होता है ना कि 1 आवर की, अब हमें 2 आवर की क्लास लेने की आदत पड़ गई है। 1 आवर की क्लास हो तो ऐसे लगता ही नहीं कुछ एक बहुत ज्यादा बड़ी क्लास हुई, मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा कि बस 15-20 मिनट की क्लास थी, खत्म होगी, है ना। पहले तो मेरे को ऐसे ही लगा था। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं कि department should make available officer who are involved in a procedure of investigating and do cross examination की जो विभाग की जांच है। ठीक है, जांच की प्रक्रिया जो है वो शामिल अधिकारियों को उपलब्ध करवाना है और क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो करानी चाहिए। ठीक है, इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन जो बहुत जरूरी है। और हमारे क्रॉस एग्जामिनेशन दी है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 137 में। ठीक है, किन संशोधन में जो है वो विभाजित की है। कुछ एक केस लॉस देख लेते हैं कि इन सर्टेन एक्सेप्शन केसेस, ठीक है, द राइट ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन कैन बी डिनाइड और रिजेक्टेड। की कुछ एक केसेस हैं जिसमें क्रॉस एग्जामिनेशन के अधिकार से इनकार या स्वीकार किया जा सकता है। क्या केस है? तो हमारे हरिनाथ मिश्रा वर्सेस राजेंद्र मेडिकल कॉलेज। ठीक है, अंडर दिस केस एक मेल स्टूडेंट को चार्ज किया गया था, चार्ज ऑफ सम इंसिडेंट बिहेवियर टुवर्ड द फीमेल स्टूडेंट। उसे जो हरिनाथ मिश्रा वर्सेस हमारा राजेंद्र मेडिकल कॉलेज का एक केस है। इस मामले में क्या है, एक पुरुष में छात्र को एक महिला छात्र के प्रति एक अभद्र व्यवहार करने के लिए का आरोप लगाया था। ठीक है, इसलिए यहाँ पुरुष छात्र के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन के अधिकार से इनकार कर दिया था, क्योंकि इससे महिला छात्र को गले लगाया जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या लिख दिया है यहाँ पर? नहीं, लेकिन ये बोला था कि यहाँ पर सिर्फ इसका ये मतलब कि आप ये प्रॉब्लम। हरिनाथ जी 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 रेशमा, सॉरी रेशमी, रश्मि। ठीक है, फिर बोला है जो हरिनाथ मिश्रा है वर्सेस राजेंद्र मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था कि जो एक मेल स्टूडेंट था उस पर चार्ज लगाए थे कि वो क्या कर रहा है, गलत तरीके से बिहेव कर रहा है। किस पर? हमारा फीमेल स्टूडेंट के साथ। ठीक है, पर उसको क्या किया गया, क्रॉस एग्जामिनेशन देने के लिए करने के लिए उसको मना कर दिया, क्योंकि इससे क्या होना था, जो जो महिला छात्र थी उसके साथ जो है वो इन कंपेरेंसमेंट होना था हमारे फीमेल स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, कि मतलब हो सकता था कि उससे कुछ एक ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए जो कि उसे एम्बेरस फील करवा सकते हैं हमारे कोर्ट में। ठीक है, तो ये जो हिंदी लिखी होती है ना, तो उसको जो है वो थोड़ा सा खुद भी समझ लिया करो। ठीक है, जिससे क्या है, इससे जो हमारे नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन भी नहीं होगा। ठीक है, और यदि ऐसा किया गया, मतलब ऐसा कोई मामला आया जिसमें किसी को इनकार भी कर दिया, ठीक है, कि आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करने से मना भी कर दिया, तो इससे बोला है उसी का उल्लंघन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया है? बस यहाँ पर ये है कि बोला है कुछ एक मामले हैं जहां पर डिनाई किया गया है और रिजेक्ट किया गया है किसको, क्रॉस एग्जामिनेशन करने को। ऐसे तो हमारे पास क्या है, राइट है कि क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं हम, हमारे पास राइट है। बट कुछ एक मामले हैं, इस केस में भी यही हुआ था कि जो मेल था, उसने मेल स्टूडेंट था, एक लड़का था कॉलेज का, उसने क्या किया था, मिसबिहेव किया था, कुछ एक मतलब इनडिसेंट बिहेव किया गया था फीमेल के साथ। ठीक है, तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, क्योंकि इससे हो सकता है कि यदि क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ एक ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए जो कि फीमेल स्टूडेंट को अच्छी ना लगे या उसे इंसल्ट फील करवाए सभी लोगों के सामने, तो बोला है इसलिए यदि ऐसा किया जाएगा या यदि इस टाइप ऑफ केसेस में क्या कर दिया, क्रॉस एग्जामिनेशन के मना भी कर दिया, तो ये वायलेशन नहीं होगी हमारे नेचुरल जस्टिस की। ठीक है, तो ये केस था। बोला है सम टाइम इट बिकम वेरी नेसेसरी टू कीप द आइडेंटिफाइड हमारा कॉन्फिडेंशियल एज देयर इज अ थ्रेट ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी। जहां तक बोला है कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एक मामले आते हैं जहां पर जो पहचान होती है उसको कॉन्फिडेंशियल गोपनीय रखना जो है वो आवश्यक होता है, क्योंकि इससे जान माल का खतरा हो सकता है। मतलब हो सकता है कि यदि आप देखेंगे कि जो हमारे
यदि कैसा ऐसा हो कि रेप से रिलेटेड कोई केस हो, यदि मतलब कोई भी ऐसा केस हो जिससे क्या हो, दूसरे पर्सन को की आइडेंटिटी के साथ आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखना जो है वो जरूरी है, गुप्त रखना जो है वो जरूरी है। कई बार ऐसे अटैक्स होते हैं या हमारे रेप के केसेस होते हैं तो वहां उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है ना, कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। तो बोले ऐसे कोई मामले आते हैं वहां पर हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन को डिनाई कर सकते हैं। एंड द सेम सिचुएशन वाज फेस्ड इन द केस ऑफ द गुरु वचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, बोला लेट्स टेक एन इलस्ट्रेशन। ठीक है, इन द मैटर where a lawyer and client are involved, so nobody can force a lawyer to reveal that what all information is given by the client to the lawyer in relation of the case। बोला है कि एक उदाहरण ले लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि उस मामले में जहां एक एडवोकेट और जो उनका क्लाइंट है वो शामिल है, कोई भी एडवोकेट है वो ये बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकता किसी भी किसी भी अपने क्लाइंट को ये जबरदस्ती ये बोलने के लिए जो है मजबूर नहीं करेंगे कि मामले के संबंध में जो है जो क्लाइंट है वो एडवोकेट को जानकारी दे। ठीक है, उसके लिए फोर्स नहीं करेंगे। ठीक है, एक केस है, केस इन द केस ऑफ लुधियाना फूड प्रोडक्ट, जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया इफ द पार्टी इटसेल्फ रिफ्यूज अ क्रॉस एग्जामिनेशन द विटनेस देन ही विल नॉट फॉल अंडर द मिसकैरेज ऑफ द नेचुरल जस्टिस। ठीक है, यहां पर इसका मतलब है कि आप नेचुरल जस्टिस को का उल्लंघन करने के अधीन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, यहां पर मतलब लेके रखें। बोला है ये जो केस था लुधियाना फूड प्रोडक्ट का, इस मामले में अदालत ने कहा कि यदि पक्ष खुद गवाह के जिरह करने से इनकार करता है, कि यदि पक्ष जो है वो ऐसा चाहता है कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करवाना चाहता। ठीक है, ऐसा है कि यदि जो भी जो क्रॉस विटनेस है वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करवाना चाहता है, तो ये प्राकृतिक न्याय के अधीन जो है वो उल्लंघन नहीं होगा। ये जो है वो हमारे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंडर जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, उसका जो है वायलेशन नहीं होगा। ठीक है, यहां तक। फिर बात करते हैं राइट ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव की, कि उसे राइट है किसका, लीगल रिप्रेजेंटेटिव का। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब है, एडवोकेट का, कि उसे राइट है। बोले यदि और चाहे आप एडवोकेट की बात कर ले, और कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। ठीक है, और in the process of inquiry every party has a right to have a legal representative, कि जब हम जांच की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें प्रत्येक पक्ष को कानूनी प्रतिनिधि रखने का जो है वो अधिकार है। ठीक है, और ईच पार्टी will be present by legally trained a person and no one can deny। जैसे कि एक रॉय, ठीक है, कि प्रत्येक पक्ष को कानूनी रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब हर एक पर्सन को कोर्ट में जो है वो इंट्रोड्यूस, मतलब किसी भी पर्सन का केस होता है तो वो एडवोकेट को क्यों करते हैं, ताकि वो हम पार्टीज को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सके लीगली। मतलब हम हमारा जो है वो क्या राइट बनता है उसको कोर्ट के सामने रख सके। ठीक है, तो बोला है राइट है उसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव का, कि जब भी हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी की, एवरी पार्टी के पास क्या है, राइट है लीगल रिप्रेजेंटेटिव का, कि ताकि पार्टी जो है वो प्रेजेंट कर सके अपने जो लीगली ट्रेन पर्सन है, और नो वन कैन डिनाई, कोई भी कोई भी जो है वो इनकार नहीं कर सकता। इस तरह विभाग को अपने अधिकारी को निर्देशित करने का समान अधिकार है। ठीक है, और भले ही हम निर्णायक कार्यविधि जैसे कि हमारा संघीय वस्त्र टेक्सटाइल प्रोसेसर है, प्रोसेसर वर्सेस कमिश्नर का एक केस है। ठीक है, यहां पर ये बोला गया था कि सिमिलरली हम बात करते हैं डिपार्टमेंट हैज अ राइट टू डायरेक्ट इट्स ऑफिसर्स, कि जो डिपार्टमेंट है उसको राइट है कि वो अपने ऑफिसर को, हाँ, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जी रश्मि जी, ठीक है, कि उसे राइट है कि वो अपने जो राइट है डायरेक्ट करे वो ऑफिसर को थ्रू देयर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो कंडक्ट करता है एडजुडिकेटिंग प्रोसीडिंग को। ठीक है, हमारी क्लास का देखो अभी भी टाइम होगा और पता ही नहीं चला क्लास का टाइम का। ठीक है, और पूरा का पूरा जो है वो बचा हुआ है, अभी तक कर ही लेते हैं लेकिन ना।
अब रुक जाइएगा, आप जाइएगा नहीं, ठीक है। बात करते हैं, कुछ एक एक्सेप्शंस है और कुछ एक एप्लीकेबिलिटी है। तो एक्सेप्शन क्या है, ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड, ठीक है, कि एक्सेप्शन क्या है, कुछ एक ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड जो है वो, और पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है वहां, और हमारा एक्सप्रेस स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, ठीक है। और इट इफ डज नॉट इफेक्ट द स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, जहां पर की बात आती है कि यदि इफेक्ट नहीं डालेंगे ये स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल पर। और एप्लीकेबिलिटी क्या है, कैसे है, तो नेचुरल जस्टिस एप्लीकेबल होते हैं किन किन कंडीशन पर, जब बात आती है कोर्ट एक्सेप्ट एंड टू द एक्स पार्टी, कि जो अदालत जो है वो एक पक्ष को छोड़कर अधिकार, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी इंश्योर करेंगे, इंटरेस्ट करेंगे विद डिस्क्रिशन बट सब्जेक्ट टू द लीगल लिमिटेशंस, ठीक है। बात कर लेते हैं जो हमारा थर्ड है। हमने फर्स्ट क्या देख लिया कि पहले बोला कि एक पर्सन जो है वो अपने ही केस में जो है वो जज नहीं होगा। दूसरा, उसमें कुछ हमने 22 को डिस्कस किया है, रश्मि आप क्लास को शुरू से देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर बात करते हैं कि लास्ट है हमारा, फिर दूसरा था ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ठीक है, कि हर एक पर्सन को क्या है सुना जाएगा, सुनने का जो है वो अधिकार होगा। और तीसरा हमारा रीजन डिसीजन, कि क्या रीजन है जिनके द्वारा क्या कर दिया गया, डिसीजन को दिया गया, ठीक है। बेसिकली हम देखते हैं 3 ग्राउंड है इसके, जो कि इट विच रियलाइज द aggrieved party has a chance to demonstrate before, जी रश्मि, ठीक है, कि एग्रीव्ड पार्टी के पास क्या है, राइट है, चांस है कि वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है बिफोर द अपीलेट और रिविजनल कोर्ट दैट व्हाट वाज द रीजन व्हिच द मेक द अथॉरिटी और रिजेक्ट, कि उसके क्या, उसके पास क्या कुछ रीजन थे जिसके द्वारा जो है वो उस पर उसको ये डिसीजन दिया गया। बोला है पीड़ित पक्ष के पास अपील और पुनर्निरीक्षण अदालत के समक्ष जो है एक प्रदर्शित करने का मौका है कि क्या कारण था जो इसे अस्वीकार करने का अधिकार बनता है, ठीक है, कि होता है ना कि क्या रीजन था उसको उस डिसीजन को देने का, ठीक है। और दूसरा है, इट इज अ सेटिस्फैक्टरी पार्ट है ऑफ द पार्टी अगेंस्ट whom the decision is made, कि यह पार्टी का एक संतोषजनक हिस्सा है जिसके खिलाफ जो है वो निर्णय लिया जाएगा। फिर बोला है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिकॉर्ड रीजन, वर्क एज अ obstacle against the arbitrary action by the judicial power vested in executive authority, ठीक है, कि ये जो है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, कि रिकॉर्ड करे कि रीजन वर्क को किसके अगेंस्ट, आर्बिट्रेरी एक्शन के अगेंस्ट बाय द जुडिशियल पावर और बेस्टेड इन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, की कारणों को रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी किसकी है, जो हमारी कार्यकारी प्राधिकरण है, कि मैं जो है वो निहित है और न्यायिक शक्ति द्वारा मनमानी जो कार्य किया जाएगा उसके खिलाफ जो है बाधाओं के रूप में काम करती है। कि यदि आप सोचो कि उनसे जो है वो रीजन ही नहीं पूछा जाएगा, कि यदि ऐसा हो कि हमारे अपर कोर्ट है, ठीक है, इनका पूरा कंट्रोल ही ना हो हमारे लोअर कोर्ट पर, तो आप देखें कि वो बिना मतलब कि अपनी मर्जी से है वो डिसीजन दे सकते हैं, है ना। और अब हम देखते हैं कि हमारा अपर कोर्ट्स जो हमारे लोअर कोर्ट होते हैं जिसकी हायरार्की बनी हुई है, कि हमारे सब डिवीजन कोर्ट होंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे, हमारे हाई कोर्ट है, हमारे सुप्रीम कोर्ट है, तो एक पूरा सीक्वेंस बना हुआ है, हायरार्की बनी हुई है, कि जो सब डिवीजन कोर्ट है वो अपनी पावर का इस्तेमाल जो है वो अननेसेसरी तरीके से नहीं करेंगे और मिसयूज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारे ऊपर भी कोई ना कोई अथॉरिटी बैठी है जो क्या करेगी, हमसे रीजन पूछेगी किसका, डिसीजन का, कि ये आपने पर्टिकुलर, और पार्टी किस तरीके से जाएंगी, यदि वो यहां से अनसेटिस्फाइड हुई, यदि उनको ऐसे लगा कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, तो वो अपील करेंगी और अपील में जाएंगी कहाँ, हायर कोर्ट के पास, और हायर कोर्ट वाले दोबारा से उस पूरे केसेस को डिस्कस करेंगे, देखेंगे, और यदि कहीं कोई लूप फॉल दिखता है तो वो लोअर कोर्ट को बताएंगे कि क्या कुछ उन्होंने गलत चीजें की हैं, ठीक है। इसलिए तो हमारे जो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं वो भी अपने हायर कोर्ट से बहुत डरते हैं, ठीक है। और यहां तक था पूरा हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, पूरा 1 आवर लग गया इसको खत्म करने में, ठीक है। समझ में आ गया है तो एक बार बता दीजिए, देन नेक्स्ट चलते हैं। गुड़िया आप भी हैं क्लास में, ठीक है।
फिर एक बार बता दीजिए गुड़िया रश्मि जो भी है आप हमारी क्लास में, ठीक है? फिर नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। आ, बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की। ये हमारा लास्ट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, ठीक है? इसके बाद जो है हमारी सेकंड यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगी। हम सेकंड थर्ड यूनिट जो है वो कल से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी तो क्लास का टाइम हो गया है, लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकती। वैसे तो लॉ इतना ही किया गया है कि 2 ही क्लासेस ले सकते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि यदि ऐसा ही करते रहे तो हमारा सिलेबस जो है वो बहुत पीछे छूट जाएगा। इसलिए अब कोई बात नहीं, यदि एक्स्ट्रा भी हो गया तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है? बात करते हैं हमारा जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस की। हमारे प्रशासनिक कार्यवाही की क्या कुछ न्यायिक समीक्षा है, क्या कुछ हमारे जुडिशियल रिव्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस की। यदि एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा कोई एक्शन लिया गया तो हमारी जुडिशरी के पास क्या है, पावर है कि वो रिव्यू कर सकती है, ठीक है? और मीनिंग देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है उसका क्या मतलब है, ठीक है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो रिकॉग्नाइज करता है एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ द लीगल डिसिप्लिन। पता नहीं क्या होता है कि जो लाइव क्लास आपको तो ठीक लगती है ना वैसे क्लास कि अभी जब मैंने शुरू किया था ना तो गुड़िया रश्मि आप दोनों नहीं आए थे, लेकिन हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट थे, पूरे 5 थे, ठीक है? और बीच में जैसे ही थोड़ा सा उन्होंने देखा, पूरी मतलब कुछ टाइम देखा और उसके बाद वो चले गए। पता नहीं क्या सिस्टम है उनका, क्या पता वो रिकॉर्डेड देखते हो या जल्दी जल्दी, जैसे कि मैंने उस दिन भी बोला था कि कुछ एक जो है वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करके बाद में देख लेते हो, है ना? पता नहीं क्या रीजन है, बट यही है कि फिर मतलब यहाँ सुनते नहीं है, फिर बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, फिर उनको थोड़ा सा भी कहीं डाउट होएगा तो फिर वो बोलते हैं कि हिंदी गलत है, ये वो गलत है। जहां पर हमने पहले भी देखा ना कि मैंने आपको बताया था जब केस डिस्कस किया था कि यहाँ पर ये जो चीज है वो इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा क्लास यदि अटेंड कर ही लें तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होएगा, ठीक है? आप लोगों को जो क्लास में उन्हें तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है? बात कर लेते हैं जुडिशियल रिव्यू की ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ द लीगल डिसिप्लिन इन द मिड ऑफ द 20th सेंचुरी इन इंडिया, ठीक है? हम देखते हैं कि प्रशासनिक कानून को भारत में 20वीं शताब्दी के मध्य के रूप में कानूनी अनुशासन की एक अलग शाखा के रूप में मान्यता दी। हम देखते हैं अंटिल द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी तक जो है वो राज्य की जिम्मेदारियां बहुत ही सीमित थी और बहुत ही कम ही। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसकी, स्टेट की, बहुत ही फ्यू थी और लिमिटेड थी। और कंसिस्टिंग द मेंटेनेंस ऑफ अ पब्लिक ऑर्डर, वो क्या करते थे, मेंटेन करते थे किसको, सार्वजनिक व्यवस्था को क्या करते थे, उनका रख रखाव करते थे। लेकिन विदेशी मामलों का जब संचालन हुआ, जब हमारे कंडक्ट ऑफ फॉरेन अफेयर्स किए जा रहे थे और डिस्पोजिशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस की जा रही थी, मतलब और सशस्त्र बलों का स्वाभाविक स्वभाव जो है वो शामिल होता, मतलब आर्म फोर्सेस जो है उनका डिस्पोजिशन जो है वो किया जा रहा था। नाउ अ डे हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा आजकल बहुत ही बिल्कुल अलग हो गया है पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव का। जैसे कि अब तो देखते हैं, ये तो चलो किताबी की बात मतलब बुक्स की बातें हैं, लेकिन आप देखें जब हमने जैसे कि जन्म ही लिया था, जब हम छोटे छोटे थे, ठीक है? आज से 25 साल के पहले की हम बात कर ली, 26 साल की पहले कर ली, जब हम जन्म लिया था, ठीक है? तब तो हमने क्या ही हमने कुछ समझना सीखा था, लेकिन जब हमारी जन्म से 2-3 साल के बाद या 4-5 साल के बाद या 6-7 साल के बाद हमने देखा है कि कितना ज्यादा, चाहे आप महंगाई की बात कर लीजिए, चाहे आप ऑफिस की बात कर लीजिए, बिल्कुल ऐसे हैंड वर्क होता था, बिल्कुल हाथ से काम होता था। लेकिन आज जो है वो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कितना बदल चुका है। आप देखेंगे पहले हम जब छोटे हुआ करते थे कि हम जब 2015 या 2013-12 की बात करें, जब हम 10th 9th मतलब जब हम स्कूल में भी रहे होंगे, तो हम देखते हैं कि हम कभी भी तहसील वगैरह में जाते थे तो उनका सिस्टम कैसा होता था। बिल्कुल सारे लोग ऐसे काम कर रहे होते थे, हाथों से ठक ठक करने वाली वो मशीनें होती थी, उनसे वो काम करते थे। लेकिन आजकल कहाँ हो रहा है ये सब, है ना? पूरा सिस्टम जो बदल चुका है। ये तो चलो किताबों की बातें, हम रियल लाइफ में भी देखते हैं कितना कुछ चेंजेस आ गया है एंड अ फार डिफरेंट, बिल्कुल जैसे कि डिफरेंट हो गया है ना। हाँ,
तो बोला है इन द इंटरेस्ट प्रोटेक्टिंग द पब्लिक एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। किस लिए हुआ है? आजकल के टाइम में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया है, और ठीक है, डिफरेंट हो गया है। किस लिए? प्रोटेक्ट किया जा रहा है पब्लिक को, और मेंटेन किया जा रहा है ऑर्डर को और लॉ को, और स्टेट intervenes into the lives of the citizen to a very considerable degree। ठीक है। हाँ अब तो सब, हाँ अब तो सारा टेक्नोलॉजी में, ये तो बोल रही हूँ पूरा। अब तो बहुत मतलब 2000 जब हमारा जो पूरा ये सिस्टम आया ना, कोरोना का सिस्टम आया, ठीक है, कोविड आया, तो कोविड के बाद तो बिल्कुल ही बदल गया ना सिस्टम, लेकिन उससे पहले भी थोड़ा थोड़ा जो चेंज होना जो स्टार्ट हो गया था। अब तो पूरा टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा है। जी जी रश्मि। हाँ, तो बहुत सिस्टम, जैसे कि अब तो कहते हैं ना कि हाथ से बनी, मतलब अब चाहे मशीनें आई हैं, जैसे इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी बड़ी लग रही हैं, और जो नई मशीनें आ रही हैं, ठीक है, उनसे क्या हो रहा है, काम जल्दी हो रहा है। बट कई लोगों को जो है वो पहले होता था कि हाथ से काम करते थे तो उनको रोजगार भी था, लेकिन अब जो है वो काफी ज्यादा रोजगार छिन भी गया है, कईयों को मिल भी गया है ना। कईयों को ऑनलाइन जो है वो अच्छा भी हो गया है, कईयों को सिस्टम, मतलब ये तो पूरा ही ऐसे ही है कि सिस्टम की, चलो हमें टाइम के साथ तो चलना ही पड़ता है, बस इतना ही है। बाकी तो कितनी कुछ चीजों में आप देखेंगे कि बाकी प्रैक्टिकल चीज में जाएं तो आप, हम देखते हैं कि कितना कुछ, जैसे कि मिलावट कर दी गई है हर एक चीज में, आपको पूरा ही जो है वो मिलावट हो रही है, अच्छी चीजें मिल नहीं रही है ना। और आजकल सब्जियां वगैरह भी कितनी, मतलब वो भी टेक्नोलॉजी है ना, कि आप वो पूरा मसालों वगैरह से तैयार कर दी जाती हैं, या तो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिस कारण क्या हो रहा है, कई लोगों को उससे भी बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, हाँ जैसे गांव के लोग तो फिर भी थोड़े ठीक रहते हैं, लेकिन जो शहरों के लोग हैं वो तो पूरा टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो रहे हैं। वो लोग तो घर से बाहर निकलते ही नहीं है, जो कि घर में रहते हैं। पूरा सिस्टम जो है वो थोड़ा सा खराब हो गया, लेकिन यही है कि टाइम के अनुसार जो वो चलना ही पड़ता है ना। अब ये करेंगे, यदि टाइम के अनुसार नहीं चलेंगे, यदि टाइम के अनुसार नहीं चले होते तो आप और हम लोग क्लास कैसे लगा रहे होते है ना। तो ये एक अच्छी बातें भी हैं, और थोड़ा सा इन्वायरमेंट को लेकर थोड़ा बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्ट भी आया है। चलो बात करते हैं। बोला एक्शन विच आर कैरिड आउट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आर कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस की। ये जो प्रशासनिक कानून के तहत किए जाने वाले कार्यों को प्रशासनिक कार्य भी कहा जाता है। एक प्रशासनिक कार्यवाही एक कानूनी कार्यवाही है। एक हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन क्या है? एक लीगल एक्शन है जो कि कंसर्न विद द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, जैसे कि इसके तहत इस तरह की कार्यवाही क्या है, एक प्राधिकरण को एक निश्चित कार्यवाही करने के लिए मजबूर करती है। और दिस इज अ काइंड ऑफ एक्शन है जिसे कि कंपेल किया जाता है एन अथॉरिटी टू टेक अ सर्टेन डिसीजन की। ये काइंड ऑफ एक्शन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के द्वारा क्या किया जाता है, कुछ एक एक्शन लिया जाता है। कभी भी प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम हो रही है जी, गवर्नमेंट ने क्या किया कि हमारा पूरा पॉलिसी बना दी, और पॉलिसी बना दी तो वो किसे जो है वो लागू करनी पड़ेगी, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को लागू करनी पड़ेगी। और उसके खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा, जो भी सोसाइटी में प्रॉब्लम अराइज हो रही है उनको सॉल्व करने के लिए तुरंत से तुरंत एक्शन लिया जाएगा। आजकल तो क्या हो रहा है, क्या होता है कि दर्द का इलाज तुरंत, वैसे वाला सिस्टम हो गया कि एकदम से, जैसे कि कोई भी डिस्प्यूट होता है या कोई भी आपको छोटा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आजकल तो देखो कि हम पहले होता था कि हम जो सर्टिफिकेट होते थे उनको बनाने के लिए कहाँ तहसीलों में जाते थे या कहीं और जा रहे हैं। आजकल तो पूरा ऑनलाइन हो गया, एकदम से सबको सब कुछ जो है वो सोल्यूशन जो है वो मिल जा रहा है। ठीक है, और दिस काइंड ऑफ एक्शन कैन बी कंपेल एन अथॉरिटी टू टेक अ सर्टेन एक्शंस, कि ये जो है वो एक निश्चित कार्यवाही के लिए मजबूर कर सकती है, ये अधिकार तय नहीं कर सकता। हालांकि हम बात करते हैं अधिकार को प्रभावित कर सकता है। इट डज नॉट डिसाइड द राइट थ्रू इट माइट अफेक्टेड द राइट। द प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस कैन नॉट बी इग्नोर वाइल एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। बोला है जो हमारी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, जो कि हमने डिस्कस किया, इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते जब हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को एक्सरसाइज करने की। ठीक है, फिर बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की। तो जुडिशियल रिव्यू
has been recognized as a necessary or basic requirement for a construction of an advanced civilization of this to the safeguard and the liberty and the right of the citizen. ठीक है, कि वहां पर बात करेंगे जब हम बात करते हैं नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए एक उन्नत सभ्यता के निर्माण के लिए न्यायिक समीक्षा को एक आवश्यक और बुनियादी आवश्यकताओं के रूप में मान्यता दी। बोला है जो न्यायिक जो हमारा जुडिशियल रिव्यू है वो रिकॉग्नाइज करता है और नेसेसरी है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन of an advanced civilization of safeguard and liberty and the right of the citizen के लिए। ठीक है, और द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है? पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू ऑफ इन इंडिया, इंडिया में क्या पावर है जुडिशियल रिव्यू की? कि ये सिग्निफिकेंटली वेस्टेड करता है अपॉन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पावर सबसे पहले किसको दी गई है? जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है हमारी इंडिया में। ठीक है, जो हमारी जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो जो हमारी न्यायिक समीक्षा है, जुडिशियल रिव्यू है, इज द कोर्ट पावर। जो किसकी पावर है? हमारे कोर्ट्स की पावर है। ठीक है, टू रिव्यू द एक्शन ऑफ द अदर ब्रांचेस, कि वो क्या कर सकते हैं? एक्शन रिव्यू करेंगे किसको? जो भी काम किया गया है किसके द्वारा? अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट के अदर जो ब्रांचेस हैं उन्होंने जो काम किया है उनको रिव्यू करेंगे, उनके एक्शन को रिव्यू करेंगे, उनकी जांच पड़ताल जो है वो करेंगे। स्पेशली हम बात करते हैं कोर्ट्स की पावर की कि जो डीम्ड करते हैं इनवैलिड एक्शन एक्सरसाइज बाय द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि विशेष रूप से जो विधायी है और हमारी कार्यकारी है इसके द्वारा प्रयोग किए गए अमान्य कार्यों को असंवैधानिक मानने की अदालत की शक्ति है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है तो नेक्स्ट चलते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग हम देखते हैं कि जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया में है जो डील करता है जुडिशियल रिव्यू ऑफ द लेजिस्लेटिव एक्शंस, जो विधायी जो कार्य हैं, जो लेजिस्लेटिव एक्शंस की, लेजिस्लेटिव का क्या काम होता है? लॉ को बनाना, लॉ मेकिंग का काम होता है। तो उनके द्वारा लिए गए एक्शन को क्या करना? जुडिशियल रिव्यू करना। ठीक है, ये काम होता है। और दूसरा जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं, उनके द्वारा क्या एक्शन लिया जा रहा है उसको रिव्यू करना। ठीक है, रिव्यू होता है कि हम समीक्षा करते हैं, जहां पर हम रिव्यू लेते हैं कि उन्होंने क्या काम किया, उसकी जांच पड़ताल करते हैं। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ द जुडिशियल एक्शन, जुडिशियल एक्शन की लोअर कोर्ट के द्वारा लिए गए एक्शंस और दिए गए डिसीजन की काम क्या करेंगे? जुडिशियल रिव्यू करेंगे। एंड वी विल डीलिंग विद द सेकंड एस्पेक्ट एज अ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, कि हमारे जुडिशियल रिव्यू है वो इंश्योर करते हैं लीगैलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को, कि हमारे प्रशासनिक कार्य की वैधता को सुनिश्चित करती है हमारी जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक समीक्षा जिसे बोलते हैं। ठीक है, इन दूसरे पहलुओं में हम कह सकते हैं कि जो हमारी प्रशासनिक कार्यवाही है उसकी न्यायिक समीक्षा से निपटेंगे हम, और न्यायिक समीक्षा प्रशासनिक कार्यों की वैधता को सुनिश्चित करेगी। ठीक है, बात करते हैं ग्राउंड ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है? तो द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या है? हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, जो हमारे सिद्धांत हैं वो अति वायरस, जो हमारे अल्ट्रा वायरस जिसे बोलते हैं, अल्ट्रा वायरस क्या है? इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसे कंसीडर किया जाता है एज अ फाउंडेशन ऑफ द जुडिशियल रिव्यू टू कंट्रोल द एक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम ऐसा मानते हैं कि इसे प्रशासन के जो कार्य हैं को नियंत्रण करने के लिए न्यायिक समीक्षा की नींव के रूप में माना जाता है। अल्ट्रा वायरस उस कार्यवाही को संदर्भित करता है, अल्ट्रा वायरस रेफर करता है एक एक्शन, कोई भी एक्शन जो कि विच इज मेड इन एक्सेसिव मैनर, जो कि क्या किया जा रहा है? लिया जा रहा है किसमें? एक्सेसिव मैनर में, आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द एक्टिंग पार्टी, जो कि जो कार्यवाही पार्टी है, ठीक है, उसके दायरे से बाहर की, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जा रहा है, जिस भी हमने देखा कि बहुत जो भी एक्शन लिया जा रहा है, ठीक है, उसका रिव्यू करना, ठीक है, वो होता है हमारा जुडिशियल रिव्यू। और ग्राउंड क्या क्या है? बोले ये डॉक्ट्राइन का, मतलब ये हमारा डॉक्ट्राइन है अल्ट्रा वायरस का, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, जो कि प्रशासनिक कानून की मूल संरचना है। और इसकी कुछ एक ग्राउंड है, जैसे कि हमारा जुरिडिकल एरर,
जो हमारा जुरिस्डिक्शनल एरर जिसे बोलते हैं कि हमने जैसे कि एग्जांपल ले कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो टी नामक टी जगह का एक कोर्ट है, इसका है, ठीक है। लेकिन और इसी के साथ एक और एरिया लगता है, जैसे कि ये एरिया है वो हमारे, मेरा पेन ना देखो ऐसे खुद ही चलता रहता है ये, ठीक है। यहां तक मान लीजिए कि ये एरिया है हमारे एस नामक कोर्ट का, तो एस कोर्ट ने क्या कर दिया, केस डिसाइड कर दिया हमारे टी नामक के एरिया का, ठीक है। तो वहां पर बात की जाए जहां पर हम बात करते हैं क्षेत्राधिकार की त्रुटि हो जाए, कोई ऐसा एरर हो जाए कि मतलब इस एस नामक जो ये कोर्ट है, ठीक है, इनका एरिया वहां नहीं था, मतलब उन्होंने किसी दूसरे की जुरिस्डिक्शन में जाकर क्या कर दिया, अपना केस कोई डिसाइड कर दिया, ठीक है। और हम बात करते हैं इरेशनैलिटी की, प्रक्रियात्मक और अनुचित्य की, ठीक है, कि जहां पर रैशनल नहीं था, मतलब इरेशनल तरीके से प्रक्रिया का अनुचित्य जो है उस तरीके से क्या कर दिया, कोई केस जो है डिसाइड कर दिया, प्रोसीजर अडॉप्ट किया किस तरीके से, इनप्रॉपरली, बहुत गलत तरीके से प्रोसीजर अडॉप्ट किया। कि आप देखते हैं कि हमारे सिविल कोड में, सिविल प्रोसीजर में ये पर्टिकुलर प्रोसीजर दिया गया है कि आप क्या करेंगे, केस फाइल करेंगे तो ये पर्टिकुलर चीजें जो है वो साथ में लगाएंगे, आपको कोर्ट फीस भी लगानी है, आपको आपको डुप्लीकेट प्लेंट भी लगानी है, ठीक है, पूरा एक प्रोसीजर दिया गया, ठीक है। और आपने क्या किया, केस जो है वो डिसाइड कर दिया और प्रोसीजर को प्रॉपरली, जो प्रॉपरली तरीके से अडॉप्ट ही नहीं किया, इम्प्रॉपरली तरीके से क्या कर दिया, प्रोसीजर को अडॉप्ट किया और उस केस को सॉल्व कर दिया। और हमारा प्रोपोर्शनैलिटी की बात करता है, समानता की बात करता है, और लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन की, वैध की अपेक्षा की, ठीक है, कि आपकी लेजिटिमेट लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के साथ आपने इसको डिसाइड कर दिया। ज्यूरिडिकल एरर क्या होते हैं, द टर्म जुरिस्डिक्शन, जिसको कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्षेत्र अधिकार जिसे कि बोलते हैं, क्षेत्र जो हमारी जुरिस्डिक्शन है उसका क्या अर्थ है, तो हमारा अधिकार क्षेत्र का अर्थ है निर्णय लेने की शक्ति, पावर है डिसाइड करने की, पावर टू डिसाइड, दैट देयर माइट टू बी लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, जहां पर हम बात करते हैं कि किसकी, क्षेत्र अधिकार की कमी की, और एक्सेस ऑफ द जुरिस्डिक्शन, जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि इस पर्टिकुलर कोर्ट की ये जुरिस्डिक्शन बनती थी, हो सकता है कि जैसे कि हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जैसे कि यहाँ पर ऐसा जुडिशियल रिव्यू हमेशा ही हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है, लेकिन एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि ऐसा है कि हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने क्या कर दिया, उस केस का डिसीजन दे दिया जो कि उसके साथ वाले जो है वो हाई कोर्ट का जो एरिया था, ठीक है, उसका जो है वो डिसीजन दे दिया। तो बोला है जहां पर हम बात करते हैं लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन की, क्षेत्राधिकार की कमी की, क्षेत्राधिकार की कमी की, बोला एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन हो जाए, अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके, हाँ जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके जो है वो केस डिसाइड कर दे, जी रश्मि, हाँ, मतलब अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके वो केस डिसाइड कर दे और एब्यूज ऑफ जुरिस्डिक्शन हो जाए, ठीक है, और हमारी क्षेत्र अधिकार का गलत प्रयोग हो जाए, ठीक है, तो कोर्ट में रिजेक्ट कर सकता है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को, किस ग्राउंड पर, अल्ट्रा वायरस ऑफ थीज थ्री सिचुएशन की, आपने क्या किया है, अल्ट्रा वायरस किया है, आप इन अदालतों ने तीनों स्थितियों में अतिवादी जो है वो अचरण किया है, ठीक है, कि आपने क्या किया है, गलत तरीके से इस केस को डिसाइड किया है, ठीक है, इस सिचुएशन पर क्या कर सकते हैं, इस ग्राउंड को, इस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को रिजेक्ट भी कर सकता है। और एक जब केस देखते हैं, a case of the lack of jurisdiction where the tribunal authority hold no power no jurisdiction of all passes of order, जहां पर आप देखते हैं कि हमारा, जी रश्मि अल्ट्रा वायरस बोला है कि अ केस लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, जहां पर की अधिकार क्षेत्र की कमी का एक मामला है, जहां पर न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के पास आदेश पारित करने की शक्ति या अधिकार क्षेत्र नहीं है, ठीक है, कि एक ऐसा ट्रिब्यूनल हो गया या ऐसी अथॉरिटी होगी जिसके पास पावर नहीं है उस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में कोई भी ऑर्डर देने का, कि उस एरिया, मतलब उस एरिया का वो कोर्ट ही नहीं है और वहां वो क्या कर रहा है, डिसीजन दे रहा है, ठीक है, ऑर्डर को पास करने की, तो कोर्ट में रिव्यू कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, किस ग्राउंड पर अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रही है, हमारे जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके जो है वो काम कर सकती है, उस बेस पर क्या किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू जो है वो किया जा सकता है, और विच वॉज नॉट सपोज टू, तो मतलब डू सो,
कि उसे वो करने का अधिकार जो है वो नहीं है। ठीक है, पावर देख लेते हैं। पावर ऑफ जुडिशियल, पावर ऑफ रिव्यू में भी एक्सरसाइज द फॉलोइंग थ्री ग्राउंड द that the law under which the administrative authority is constituted, कि जिस कानून के तहत प्रशासनिक प्राधिकरण का गठन किया जाना था, किया जाता है, वो अधिकार क्षेत्र का उपयोग करना और आप अपने आप में ही क्या है, असंवैधानिक है। ठीक है, मतलब आप उस अथॉरिटी का यूज कर रहे हो, उस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो और एक्सरसाइज कर रहे हो अपनी जुरिस्डिक्शन की पावर को, जो कि क्या है, इट्स सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। फिर बात करते हैं दैट द अथॉरिटी इज नॉट प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, जो अथॉरिटी है उसको प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं किया गया, प्रॉपरली अच्छे तरीके से बनाया ही नहीं किया गया, उसको कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया। ठीक है, और फिर बात करते हैं द अथॉरिटी has mistakenly decided a jurisdictional fact and henceforth assumed jurisdiction which did not belong of the first, की बोला एक प्राधिकरण ने एक गलती की, गलती से एक क्षेत्र अधिकार तथ्य मतलब तथ्य जो है वो तय कर दिया, एक डिसीजन है वो दे दिया, अब से बोला है अधिकार क्षेत्र जो है वो ग्रहण कर लिया जो कि पहले उससे संबंधित नहीं था। ठीक है, क्या कुछ ग्राउंड थे, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, बात करते हैं इरेशनैलिटी की, जिसे कि बेडनसबरी टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इरेशनैलिटी को। ठीक है, एक जर्नल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल दैट the discretionary power conferred on administrative authority should be exercised reasonably, बोला है एक सामान्य स्थापित सिद्धांत है जहां पर हमारी प्रशासनिक प्राधिकरण को प्रदत्त विवेकाधीन शक्ति का यथोचित उपयोग किया जाना चाहिए। कि जहां पर एक जर्नल एस्टैब्लिशमेंट है किसकी, प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, कि ऐसे होता है ना कि जैसे कि एक जुडिशियल ऑफिसर की अपनी क्या कुछ होती है, डिस्क्रिशनरी पावर होती है। एक मिनट, कि एक जर्नल एस्टैब्लिश किया जा रहा है प्रिंसिपल पर, मतलब प्रिंसिपल जो कि डिस्क्रिशनरी पावर को बता रहा है, जो कि किसकी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की। ऐसे होता है ना कि जहां पर क्या हो, जैसे कि जुडिशरी की बात कर लेते हैं, जुडिशियल ऑफिसर की, कि पर्टिकुलर कोई ऐसा मैटर आ गया केस में, ठीक है, सॉरी कोई ऐसा मैटर आ गया कोर्ट में जिससे रिलेटेड क्या है, पर्टिकुलर जो है वो लॉ नहीं बना है। ठीक है, मतलब कुछ एक ऐसे मुद्दे होते हैं ना, कोई छोटे मोटे भी कोई मुद्दा हो गया या कोई भी ऐसा डिसीजन, मतलब कोई भी ऐसा मैटर हो गया जिससे रिलेटेड को जो है वो लॉ नहीं बना है, तो वहां पर जो जुडिशियल ऑफिसर है वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का भी जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, बोला इसलिए बोला है कि जो जनरल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रिंसिपल जो कि डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को बताता है, मतलब एक सामान्य सिद्धांत, सामान्य स्थापित सिद्धांत जो कि प्रशासनिक प्राधिकरण को प्रदत्त विवेकाधीन शक्ति का यथोचित जो है उपयोग करना चाहिए। ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को क्या है, एक्सरसाइज करना चाहिए अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को, किस बेस पर एक्सरसाइज करना चाहिए, रीजनेबिलिटी के बेस पर, रीजनेबल होना चाहिए, और डिसीजन जो लिया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा वो कैन बी हेल्ड होना चाहिए अनरीजनेबल इफ सो outrageous and in its a logic of the prevalent moral standard and not no reasonable person who had applied his mind of the to the subject could have arrived। बोला है कि यदि वो तर्क या प्रचलित नैतिक मानकों की अवज्ञा भी करते हैं या इनका अपमानजनक हो रहा है, तो कोई भी उचित व्यक्ति जो इस विषय पर अपना दिमाग लगाया था उस पर जो है वो पहुंच सकता है, पहुंच नहीं सकता। ठीक है, कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ पर रैशनैलिटी की बात सिर्फ इतनी कही गई है कि यदि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कहीं भी अपनी डिस्क्रिशन का भी प्रयोग कर रही है तो वो डिस्क्रिशन जो है वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर, अपनी इच्छा शक्ति से भी कोई काम कर रही है तो वो डिसीजन जो है वो क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, बस इतनी ही बात याद रखिएगा। फिर बोला इरेशनैलिटी क्या है, तर्कहीनता क्या है, कि वो डेवलप हुई थी ऑन अ ग्राउंड ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो कि एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस वर्सेस वेडनसबरी इस केस में जो है वो देखी गई थी, जहां पर अ केस विच लेटर कम टू द नो एज अ वेडनसबरी टेस्ट द कोर्ट ने हेल्ड किया था आउट ऑफ द थ्री कंडीशन इन ऑर्डर टू कंक्लूड द राइट ऑफ इंटरवीन। ठीक है, कुछ एक थ्री ग्राउंड जो है वो दिए गए थे
In arriving on at the decision, the defendant took into the consideration and factor that out not to have a taken into, ठीक है, बोला है जो तर्कहीनता जो है वो एक एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस वर्सेस एसोसिएटेड प्रोविंस, एक पिक्चर हाउस में क्या है न्यायिक समीक्षा के आधार के रूप में जो है विकसित किया गया था, जिसमें कि हमारा जो बेडनेसरी मामला है, ठीक है, बेडनेसरी मामला जो है मतलब एक केस है, जैसे जिसके बाद क्या है इस टेस्ट के रूप में किया जाने लगा, जो कि अदालत ने हस्तक्षेप के अधिकार को समाप्त करने के लिए 3 शर्तें रखी थी। तो वो शर्तें क्या कुछ थी? एंड इन अराइविंग एट अ डिसीजन the defendant took into consideration the factor that ought not have been taken into, बोला कि निर्णय पर पहुंचने पर प्रतिवादी ने उन कारकों को ध्यान में रखा जिन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था। कि तर्कहीनता की बात करी है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं या हमारे जुडिशियल ऑफिसर हैं, जिन्होंने जब भी कोई डिसीजन दिया तो उन्होंने उन चीजों को भी ध्यान में रखा जिनको की ध्यान रखना जो जरूरी नहीं था, ठीक है, जिन पर विचार करना जो है वो जरूरी नहीं था। और जो डिफेंडेंट है वो फेल्ड हो गए टू टेक इनटू कंसिडरेशन द फैक्टर दैट आउट टू हैव टेकन इनटू, और फिर बोला है जो प्रतिवादी है उन कारकों को ध्यान में रखने में विफल हो गया जिन्हें पर विचार करना चाहिए था। मतलब वो डिसीजन जो जो मुद्दे उनको देखने चाहिए थे, जिन पर विचार करना चाहिए था, उन पर उन्होंने किया नहीं, और ऐसे एक चीज है जिन पर कंसीडरेशन जो है वो जरूरी था वो उन पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, मतलब जिनको ध्यान में रखना चाहिए था उस पर ध्यान नहीं दिया, और जो कि ध्यान में रखने लायक था उस पर ध्यान दिया, ठीक है। और द डिसीजन वाज अनरीजनेबल होना, सो अनरीजनेबल दैट एनी रीजनेबल अथॉरिटी वुड नेवर कंसीडर इम्पोजिंग, बोला है निर्णय इतना अनुचित होना चाहिए, अनुचित था कि कोई भी उचित प्राधिकरण इसे लागू करने पर कभी विचार नहीं करेगा। और डिसीजन जो उन्होंने दिया वो एक अनरीजनेबल था, मतलब रीजनेबल डिसीजन कोई नहीं था, जो भी जो रीजनेबल अथॉरिटी है वुड नेवर कंसीडर इम्पोजिंग इट, ठीक है, कि यदि कोई भी रीजनेबल अथॉरिटी उस मैटर को डिसाइड करती तो वो इसे इम्पोज नहीं करती, ठीक है। इतना ही बोला गया कि जो उन फैक्टर पर जहां पर ध्यान देने की जरूरत थी, तो एक जुडिशियल ऑफिसर ने क्या किया, उस डिसीजन को देते हुए उस पर ध्यान नहीं दिया, और उस ऐसे मैटर पर जिन पर ध्यान देने की जरूरत थी उस पर ध्यान दिया, ठीक है। एक अनरीजनेबल सी चीज जो है वो बना के रख दी और एक ऐसा डिसीजन दे दिया जो कि रीजनेबल अथॉरिटी ऐसा करती ही नहीं, ऐसा डिसीजन देती ही नहीं, अनरीजनेबल डिसीजन दे दिया। then court ने held किया that it could not be intervene to change the decision of the defendant simply because it disagreed with it, बोला है अदालत ने कहा कि प्रतिवादी के फैसले को बदलने के लिए हस्तक्षेप जो है वो नहीं कर सकती क्योंकि वह इसमें असहमत था, ठीक है। रश्मि गुड़िया समझ में आ गया है? बहुत बड़ा मतलब ऐसे थोड़ा सा ट्रिकी सा कंसेप्ट था ना समझना, एक बार बता दीजिए फिर नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। मैं बोलती हूँ ना कि जब 2 आवर कंप्लीट होने लगते तो मेरी बैटरी जो है वो डाउन होने लग पड़ती है, तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरी बैटरी डाउन होने लग पड़ी है अभी। ठीक है, तो बता दीजिए एक बार फिर बात करते हैं, ठीक है। दूसरा है प्रोसीजर इम्प्रॉपरली की, ठीक है, कि आपने जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया वो क्या है, इम्प्रॉपर है, ठीक है, कि इफ इट इज अ फेलियर टू कंप्लाई विद द लेड डाउन प्रोसीजर, कि उन्होंने मतलब जब हमने देखा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं उन्होंने जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया वो क्या है, प्रोसीजर ही इम्प्रॉपरली तरीके से इम्प्रॉपरिटी तरीके से क्या है यूज हुआ, और जो कि क्या है फेलियर का कारण बना कि उन्होंने प्रोसीजर ही अच्छे तरीके से अडॉप्ट नहीं किया। प्रोसीजर इम्प्रॉपरिटी इज कवर करता है 2 एरियाज को, ठीक है, 2 एरिया है। पहले तो क्या है वेयर द फेलियर टू ऑब्जर्व द रूल गिवन बाय द स्टैट्यूट, मतलब उन्होंने कानून में दिए गए जो भी नियम थे उनका पालन करने और न्याय के बुनियादी जो सामान्य कानून है उसका उस कानून का पालन करने में विफल रहा, ठीक है। बोला है कि ऑब्जर्व रूल गिवन इन द स्टैट्यूट एंड ऑब्जर्व द बेसिक कॉमन लॉ एंड रूल ऑफ द जस्टिस, ठीक है। फिर बोला प्रोपोर्शनैलिटी की बात करी कि समानता की बात करी, प्रोपोर्शनलिटी का क्या मतलब होता है, सॉरी,
सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी का क्या मतलब होता है कि टू कंसर्न दैट कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, कि ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिए जा रहे हैं, एक्शन शुड नॉट बी मोर फोर्सफुल, ठीक है, और दैट इट रिक्वायर्ड टू द प्रिंसिपल ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी implies that court has necessary to go into advantages and the disadvantages of the action called it's a question, ठीक है। बोला है कि जहां पर अनुपातिकता की बात करते हैं, ठीक है, क्या क्या अर्थ होता है कि जो संबंधित प्रशासनिक कार्यवाही है या उसकी आवश्यकता है उसको अधिक सशक्त नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमारे प्रोपोर्शनैलिटी की अनुपातिकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अधिक जो है वो फोर्सफुली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो प्रिंसिपल है प्रोपोर्शनैलिटी का, ये इंप्लाई करता है हमारा कि जहां पर कोर्ट को नेसेसरी था कुछ टू गो इनटू द एडवांटेजेस, कि जहां पर कोर्ट को जरूरत थी, आवश्यक प्रश्न जो है वो बुलाई गई और कार्यवाही के फायदे और नुकसान में भी जाना होगा, कि हमारे जो कोर्ट हैं उनको नेसेसरी है कि वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो एक्शन लेंगे, जो भी काम करेंगे, जो भी डिसीजन देंगे, उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो उसे जानना है, जरूरी है, ठीक है। उन पर क्वेश्चन जो है वो राइज हो सकता है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का। फिर बात करते हैं कि अनलेस दैट सो कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस इज एडवांटेजेस एंड द इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट सच एज द एक्शन कैन नॉट बी अपहेल्ड, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है? रश्मि गुड़िया बता दीजिए। फिर बात करते हैं लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन की, जहां पर आप बात करते हैं कि लॉ के द्वारा जो है वो कुछ एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन दी है, वैध अपेक्षाएं, ठीक है। ये डॉक्ट्राइन जो है, दिस डॉक्ट्राइन सर्व एज अ ग्राउंड ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये जो डॉक्ट्राइन है वो ग्राउंड है किसका? जुडिशियल रिव्यू का, जो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किसके इंटरेस्ट को? पब्लिक अथॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और रिस्ट्रेन करता है फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन मेड टू द पब्लिक, टू द पर्सन, ठीक है। फिर बात करते हैं कि हमारा लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन कहां से अराइज होता है, तो माइंड ऑफ द कंप्लेनेंट, ठीक है, जो कि शिकायत करता है, जो कंप्लेनेंट है उसके मन में क्या एक वैध अपेक्षा उत्पन्न होती है। मतलब आप देखते हैं कि जब भी जो है रीजन कोई भी हो, ठीक है, जब भी कोई सिविल केस जो है फाइल किया जाता है, तो रीजन कोई भी हो या उसको जो है उसने कुछ भी ऐसा सोच लिया, जरूरी नहीं है कि उसने इस पर्टिकुलर प्लॉट, जैसे कि ये लैंड ऑफ प्लॉट है, उस पर उसने केस किया, ठीक है, और उसको उसने केस किया कि ये पर्टिकुलर प्लॉट जो है वो मेरा है और ये पर्सन, दूसरा पर्सन जो वो उस पर काम कर रहा है, वो क्या है, उस पर मेरा जो है वो अधिकार है, ठीक है, मेरा राइट बनता है। लेकिन उस पर काम कौन कर रहा है? जो दूसरा पर्सन कर रहा है, उसने अपनी बिल्डिंग बना दी, ठीक है। अब ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब मैटर डिसाइड, हाँ जी रश्मि, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस, कि ऐसा तो होगा नहीं कि जो डिसीजन आएगा वो प्लेंटिफ के फेवर में आएगा, जिसने केस किया उसी के फेवर में आएगा, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो उसकी क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस थी जिसके अनुसार जो है उसने केस फाइल किया, उसने कंप्लेन की, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना एक्सप्रेसली और एम्प्लाइडली तरीके से, और सर्टेन प्रोसीजर विल बी द फॉलो किया जाएगा रीचिंग अ डिसीजन, कि ऐसा तो है कि उसने क्या कुछ, उसने अपने दिमाग में क्या कुछ एक्सपेक्टेशन बना के रखी थी, और जब डिसीजन आया तो वो जरूरी नहीं है हमारे प्लेंटिफ के फेवर में आएगा, जिसने केस किया है उसी के फेवर में आएगा, डिफेंडेंट के फेवर में भी आ सकता है ना। तो यहाँ पर बात की है कि ये डॉक्ट्राइन जो है वो सर्व करता है कि द ग्राउंड ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, जो प्रोटेक्ट करता है आपका इंटरेस्ट को, किसके? पब्लिक अथॉरिटी को, और रिस्ट्रेन करता है फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन मेड अ पर्सन। और लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस कहां से अराइज होती हैं? जो हमारी वैध अपेक्षाएं जो है वो कहां से अराइज होती हैं? तो किस पर्सन से? माइंड ऑफ द कंप्लेंट, जिस भी पर्सन ने कंप्लेंट की या पर केस फाइल किया, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके माइंड में क्या चल रहा था, उस पर डिपेंड करती है, और उसको अंडरस्टैंड करना होगा एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली कुछ एक सर्टन प्रोसीजर जो कि फॉलो किए जाएंगे रीचिंग अ डिसीजन, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है गुड़िया रश्मि? तो एक बार बता दीजिए, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। और रेमेडी क्या है बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा खत्म कर लिया है, इन सभी को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि क्या कुछ रेमेडी है, ठीक है। तो हमारी 5 टाइप ऑफ रिट हैं जो अवेलेबल की जाती हैं जुडिशियल रिव्यू में। जब भी जुडिशियल रिव्यू किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के द्वारा, तो हम आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, आर्टिकल 226 में हम जाएंगे कहाँ? हाई कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहां पर पहले तो बात करी है कि हम 5 टाइप ऑफ रिट जो है वो दी गई है हमें, वो फाइल कर सकते हैं। पहला तो क्या है? हैबियस कॉर्पस, जो कि बात करता है हैव द बॉडी की, ठीक है, कि हैव द बॉडी की, जहां पर
ये इशू जो है वो तब फाइल हो, ये रिट जो है वो तब इशू होती है जहां पर बात करती है ऑर्डर कॉलिंग अपॉन अ पर्सन हु हैज डिटेन अनदर पर्सन प्रोड्यूस द डिटेन बिफोर द कोर्ट, कि जिस भी पर्सन को हिरासत में लिया गया है उस व्यक्ति को अदालत के समक्ष जो पेश किया जाए। आप जानते हैं कि जब हमने जो एक प्रिजनर था उसके राइट देखे थे, सॉरी प्रिजनर नहीं, एक पर्सन जिसको हिरासत में ले लिया है उसके राइट जो है वो, हाँ उसी के, ठीक है। हाँ जी रश्मि, आर्टिकल 32 में हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में जाएंगे। तो हैबियस कॉर्पस में सिर्फ इतना ही बोला कि एक पर्सन जिसको कि डिटेन कर लिया है, जिसको हिरासत में ले लिया है, उसके पास क्या है, पावर है कि पहले तो हम तो उसने हमने उस दिन भी देखा था कि जिस पर्सन को हिरासत में ले लिया जाता, अरेस्ट कर लिया तो उसको ये बताया जाएगा कि उसने एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, उसने किया क्या है जिस वजह से उसे अरेस्ट कर लिया गया। फिर यदि उसको ये भी बता दिया गया तो उसको क्या किया 24 आवर के अंदर जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये जो रिट है वो सिर्फ इसी बात के लिए है कि इश्यू की जाती है पब्लिक ऑर्डर की, जो कॉलिंग अपॉन अ पर्सन, एक पर्सन को डिटेन किया है किसी अनदर पर्सन ने, ठीक है, टू प्रोड्यूस करेंगे, जो डिटेन करेंगे, डिटेन किया है उसको प्रोड्यूस करेंगे किसमें, कोर्ट के सामने। यदि वो पुलिस अथॉरिटी के द्वारा डिटेन किया गया है उसको 24 आवर के अंदर क्या किया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा। इफ कोर्ट को ऐसे लगता है कि जो डिटेंशन है वो इलीगल है और विदाउट अ लीगल जुरिस्डिक्शन, ऐसा हुआ है कि यदि पुलिस अथॉरिटी ने भी गलत तरीके से ही उस पर्सन को डिटेन करके रख लिया है और उसके पास पावर नहीं थी, ना ही तो उसने कुछ गलत किया है, ठीक है, जहां पर उसकी जस्टिफिकेशन जो है वो बनती थी, मतलब लीगल विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन जो है उसको डिटेन कर लिया, देन क्या होगी, तो वो तो ये रिट जो है वो फाइल होगी किसकी, जिस अथॉरिटी ने उसको डिटेन करके रखा हुआ है, ठीक है, चाहे आपके वो पुलिस ऑफिसर हो या कोई भी अथॉरिटी हो, देन इट विल ऑर्डर्ड फॉर द इमीडिएट रिलीज ऑफ द डिटेनी, जो भी डिटेन, जिस पर्सन को डिटेन करके रखा है उसको इमीडिएट रिलीफ जो है वो दिया जाएगा। बोले मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस रिट का, कि नॉट टू पनिश द डिटेनर बट द रिलीज द डिटेनी। यहां पर उसका क्या मतलब है जी रश्मि, उसे किस गुनाह के लिए अरेस्ट किया, हाँ बट यहाँ पर वो तो मैंने एग्जांपल दिया था कि आपको किस गुनाह के लिए अरेस्ट किया गया है ये बताया जाएगा, बट यहाँ पर सिर्फ ये है कि यदि किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है 24 आवर के विद इन द 24 आवर के अंदर क्या किया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा, ठीक है। और जहां पर सिर्फ इतना ही, मतलब वो तो मैंने थोड़ा सा एग्जांपल भी डाल दिया था, ठीक है, बट फिर बोला है कि यदि किसी पर्सन को, बट ऐसा रूल जो है वो यही है कि जिस भी पर्सन को, जो हम देखेंगे जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको पहले बताया जाता है कि भाई साहब आपकी ये गलती है और आपको इस चीज के लिए जो है वो किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है ठीक है। फिर बात करते हैं कि हैबियस कॉर्पस में हम रिट फाइल कर सकते हैं इस पर्सन के, उन अथॉरिटी के खिलाफ जिन्होंने उसको इलीगल तरीके से जो है वो डिटेन किया है, चाहे आप इलीगल या विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन, और इट विल बी ऑर्डर ऑफ इमीडिएट रिलीज। तो वहां पर क्या होता है, ऑर्डर दिया जाता है, इमीडिएट रिलीज किया जाता है किसको, डिटेनी को, जिस भी पर्सन को डिटेन करके रखा हुआ है, अरेस्ट करके रखा हुआ है, हिरासत में लिया हुआ है, उसको क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा, इमीडिएट रिलीज कर दिया। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस रिट का, कि पनिश नहीं करना, जिस भी पर्सन को डिटेन किया गया है उसको पनिश नहीं करना है, चाहे आपको, हाँ ये है कि यदि आपको रियल में ही जो है वो आपने कुछ गलत किया है और आपको उसकी पनिशमेंट जो मिलेगी तो वो तो मैटर अलग आ जाएगा, वहां पर हैबियस कॉर्पस या रिट का कोई भी सवाल जो है वो पैदा नहीं होता। लेकिन ऐसा है कि किसी पर्सन को इलीगल तरीके से ही डिटेन कर दिया है तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, रिट फाइल कर सकते हैं। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस रिट का, पनिश करना, और किसको पनिश नहीं करना, पनिश करने से बचाना। रिट इज नॉट पनिश द डिटेनर बट रिलीज करना किसको, डिटेनी को, जिसको भी रॉन्गफुल डिटेंशन के लिए जो है वो रखा गया है, डिटेन करके रखा गया है, उसको रिलीज कर देना, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की, मेंडामस की। द मेन रीजन, इट मीन्स क्या है, कमांड ऑफ अ पब्लिक अथॉरिटी, जो भी क्या है, सार्वजनिक जो प्राधिकरण है उनको अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश देना, क्योंकि आपको पब्लिक अथॉरिटी दी है उसको आदेश देना, कमांड देना कि आप क्या करो, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करो, जो भी आपको जो लॉ के द्वारा दी गई है, जो भी आप कोई ना कोई ऑफिस होल्ड करके बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में ले लीजिए, किसी भी डिपार्टमेंट में ले लीजिए, आपकी जो भी ड्यूटी बनती है आप क्या करेंगे, उसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है।
बोला है कमांड है ये किसकी, पब्लिक अथॉरिटी की, वो क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे अपनी ड्यूटी को। इट इज अ कमांड जो कि दी जाती है हायर कोर्ट के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, कमांड देंगे किसको, लोअर कोर्ट को, इंफीरियर कोर्ट को, चाहे आप ट्रिब्यूनल की बात कर लीजिए, चाहे आप कॉर्पोरेशन की बात कर लीजिए, चाहे आप अथॉरिटी की बात कर लीजिए, और एनी पर्सन टू डू एनी एक्ट, रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनी इलीगल एक्ट। और द पर्पस क्या है कि रिट का कंपेल करना परफॉर्मेंस ऑफ अ पब्लिक ड्यूटी। जब भी जो है बोला है, इस रिट का क्या मेन पर्पस है कि कंपेल करना किसको, जिस भी पर्सन को जो कि अपनी पब्लिक ड्यूटी को, जो उसकी ड्यूटी बनती है उसको परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको परफॉर्म करने के लिए बोलना और कंट्रोल करना। एक्टिविटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उसको परफॉर्म करने के लिए बोलना, और उसको ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए बोलना और कंट्रोल करना। यदि आप सोचो कि हमारे जो लोअर कोर्ट है, ठीक है, यदि उन पर कंट्रोल ही नहीं होता, हाई कोर्ट का कंट्रोल नहीं होता, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल नहीं होता, तो वो अच्छे तरीके से काम ही नहीं कर पाते, है ना। तो ये सारी रिट्स जो है वो उसी से डील करती हैं। फिर बात करते हैं क्वा वारंटो की। क्वा वारंटो मीन्स द बट, बाय मीन्स बाय, बट अथॉरिटी, क्या अधिकार है, किस अधिकार से, ठीक है। क्वा वारंटो मीन्स बाय बट अथॉरिटी। सच रिट जो है वो इशू होती है किसकी अगेंस्ट, अ पर्सन हु ऑब्जर्व अ पब्लिक ऑर्डर, जो कि ये रिट जो है वो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो जारी की जाती है जो कि सार्वजनिक कार्यालय जो है हड़प लेता है, ठीक है। मतलब कि वो क्या कर रहा है, चाहे कोर्ट डायरेक्ट कंसर्न करे विद द पर्सन टू शो बाय वट अथॉरिटी ही होल्ड द ऑफिस, की वो ये बताए कि वो किस रीजन से, क्या उसके पास अथॉरिटी है जिससे वो अपना ऑफिस जो है वो होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। कि अदालत जो है वो उससे संबंधित व्यक्ति को ये दिखाने का निर्देश करती है कि उसको क्या अधिकार है उस ऑफिस को होल्ड करने का, और एक अनऑथराइज और इलीगल अनसुपर वुड बी रिमूव्ड बाय द जुडिशियल ऑर्डर एंड द राइट पर्सन बिलोंगिंग टू और वुड बी इंटाइटल्ड टू डू सो, ठीक है। इससे द्वारा क्या है, इस रिट के द्वारा है, इस जो भी पर्सन है अनाधिक जो अवैध तरीके से किसी ऑफिस को होल्ड करके बैठा हुआ है, उसको हम क्या कर सकते हैं, इस ऑर्डर से हटा सकते हैं। इससे संबंधित व्यक्ति जो है, इससे संबंधित व्यक्ति को दिलवा सकते हैं जो कि उसका रियल में हकदार है, रियल में एंटाइटल है, ठीक है। बात करते हैं, दो हमारी रिट और रह गई है। एक तो प्रोहिबिशन जो कि बात करता है, प्रोहिबिशन इशू होती है सुपीरियर कोर्ट टू इंफीरियर कोर्ट, की प्रोहिबिट करना, निषेध करना, प्रोहिबिट करना मीन रोकना, किसको, सुपीरियर कोर्ट रोकेंगे, किसको, इंफीरियर कोर्ट को और ट्रिब्यूनल को। चाहे आपकी बॉडी हो, बॉडी ऑफ एक्सरसाइज जुडिशियल, कोई ऐसी बॉडी बना दी है जो कि एक्सरसाइज कर रही है किसको, जुडिशियल पावर को और क्वासी जुडिशियल फंक्शंस को, उनको क्या करना है, प्रिवेंट करना है फ्रॉम एक्सीडिंग द जुरिस्डिक्शन, की अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके काम ना करो, क्योंकि आपका उतना काम है, आप उतने में ही रहो, है ना। ये ऐसा नहीं है कि किसी कोई भी पर्सन जिसको कुछ भी पावर देती है तो अपनी पावर का जो है वो अपनी लिमिट से बाहर ही, एक्सीड में जाकर ही यूज करेगा। तो बोला है जो प्रोहिबिशन है वो यूज की जाती है, इशू की जाती है सुपीरियर कोर्ट जो है वो इंफीरियर कोर्ट के अगेंस्ट जो है उसको इशू करते हैं। और ट्रिब्यूनल बाय बॉडी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल फंक्शन, और प्रिवेंट करते हैं जो भी अपनी पावर को, अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर रहा है, अपनी जुरिस्डिक्शन का, अपने क्षेत्राधिकार पर ज्यादा से प्रयोग कर रहा है, उस पावर का ज्यादा एक्सीड से यूज कर रहा है, तो बोले इट इज बेस्ड अपॉन अ मैक्सिम ऑफ अ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, की जैसे हम एक मैक्सिम भी देखते हैं कि प्रिवेंशन क्या है, बेटर देन है क्योर से, इलाज से जो रोकथाम जो है वो बेहतर, ठीक है। और लास्ट है हमारा सर्चियोररी जो कि बात करता है हमारा दिस रिट, ये जो रिट है वो इश्यू की जाती है सुपीरियर कोर्ट, जो हमारे हाई कोर्ट है, हमारे सुप्रीम कोर्ट है, वो इश्यू करते हैं किसको, रिट को, किस पर, इंफीरियर कोर्ट पर और ट्रिब्यूनल पर और बॉडी ऑफ अ पर्सन जो कि एक्सरसाइज कर रहे हैं आपके जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल फंक्शन, और फॉर द करेक्शन ऑफ द जुरिस्डिक्शन of the jurisdiction or error of the law committed by them, if any order, यदि कोई भी ऑर्डर जो है वो पास किया जा रहा है चाहे वो इलीगल हो, और then the superior court may quash or demolish its then ground of writ जो है वो फाइल, क्या क्या है ग्राउंड है इस रिट के फाइल होने के, सर्टियोररी क्या होता है, सर्टिफाई करना, कि
सर्टिफाइड किया जाता है किसके द्वारा, हमारे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के द्वारा रिट जो है वो इशू की जाती है किस पर, लोअर कोर्ट पर, ठीक है। जो हमारी प्रोहिबिशन है वो भी जो है वो यही काम करती है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, सुपीरियर कोर्ट है, वो इंफीरियर कोर्ट को क्या करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं, वो रोकते हैं, और दूसरा सर्टिफाई करते हैं, ठीक है। जहां पर न्यायिक और अर्ध न्यायिक जो कार्य है उनका प्रयोग कर रहे हैं, उनके द्वारा जो क्षेत्र या कानून में कोई त्रुटि है उसके सुधार के लिए जो है वो ये जरूरी होती है। मतलब ये रिट जो है वो पास की जाती है किस लिए, यदि कहीं भी कोई करेक्शन करवाना हो, किसमें जुरिस्डिक्शन और एरर ऑफ द लॉ कमिट किया जा रहा है उसके द्वारा, और ये ऑर्डर जो है पास होता है बाय देम इलीगल देन द सुपीरियर कोर्ट में क्वाश कर सकते हैं और डिमोलिश कर सकते हैं ग्राउंड ऑफ द रिट, और जो कि एक्सीड कर रहा है आपका फेलियर ऑफ एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन की, जो इस रिट के आधार पर जो है, इस रिट के आधार क्या है, जो कि अधिकार क्षेत्र का प्रयोग जो है करने में अधिकता और विफलता, कि आप क्या कर रहे हो, एक्सेस यूज कर रहे हो आपका, यदि आप फेलियर है, फेलियर टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन की, जहां पर जुरिस्डिक्शन की बात आती है, आप उससे इस लिमिट से ज्यादा जाके क्या कर रहे हो, अपनी पावर का यूज कर रहे हो। फिर बोला है कि वायलेशन कर रहे हो आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, कहीं भी ऐसा हो रहा है कि वायलेशन की जा रही है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, तो वहां भी ये रूल जो है वो सर्सियोररी रिट जो है फाइल की जाती है, और द अथॉरिटी जो कि फेल हो जाए करेक्ट एंड एरर विच हैज बीन अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है, जो कि प्राधिकरण एक त्रुटि को ठीक करने में जो है वो विफल हो रहा है और रिकॉर्ड के जरिए स्पष्ट है, ठीक है। फिर बात करते हैं, हमारा लास्ट स्लाइड रह गया है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, हमारा प्रशासनिक कार्यवाही पर क्या है, एक्शन है, एक न्यायिक समीक्षा क्या है, प्रशासनिक कार्यवाही पर एक एक एक्शन है। इसका अर्थ क्या है, हार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। जुडिशियल रिव्यू क्या है, एक हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ठीक है। हम कंसीडर करते हैं कि हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जुडिशियल रिव्यू के द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को। इट इज एन एक्सीलेंट वे ऑफ द इंक्वायरी। ये क्या है, एक्सीलेंट वे है किसका, कानूनी क्षमता में पूछताछ करने का एक शानदार तरीका है, ठीक है। एक्सीलेंट वे है किसका, इंक्वायरी इनटू द लीगल कॉम्पिटेंस of the public authority, or the judicial review is considered to the basic feature of our constitution। और जो जुडिशियल रिव्यू है उसको हम कंसीडर करते हैं बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विद द हमारा tremendous increase this power of the administrative authority। judicial review has become an important area of the administrative law। की हम ऐसा मानते हैं कि हमारे जो प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियों को जबरदस्त वृद्धि के साथ जो न्यायिक समीक्षा और प्रशासनिक कानून का महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है वो बन गया है। द मेन पर्पस क्या है जुडिशियल रिव्यू का, प्रोटेक्ट करना जी, किसके, हमारे इंटरेस्ट को, किसके, हमारे सिटीजन को, कि हमारे जो सिटीजन है, हमारे इंडिया में जितने भी सिटीजन है, उनके इंटरेस्ट को, उनके हित में काम करना, उसको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द एक्सेसिव पावर, कि आप अपनी पावर जो जुडिशियल, मैम लॉ सब्जेक्ट में टेस्ट में हाँ, अभी तो मैंने ना जैसे एक एक मिनट गुड़िया, एक मिनट बात कर, खत्म कर लेते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। विद हमारा बोला है कि जुडिशियल रिव्यू का क्या मेन पर्पस है, कि आप की प्रोटेक्ट करना किसके इंटरेस्ट को, सिटीजन के इंटरेस्ट को, जो कि अपनी पावर का एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, अपनी पावर का ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, और इलीगल एक्शन किए जा रहे हैं, जो कि इलीगल एक्शन जो है वो लिए जा रहे हैं किसके, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। ठीक है, अब हो ही गया वैसे तो, चलो देखते हैं, एक मिनट। अब अब हो गया क्लियर पूरा ही हमारा
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है कंप्लीट हो गया। हमने पूरा एक 2 आवर की क्लास खत्म हो गई हमारी, तब जाके ये सॉल्व हुआ है प्रॉब्लम। ठीक है, नेटवर्क इश्यूज आ रहा है, बट कोई बात नहीं, अब तो हमारी क्लास जो है वो खत्म हो गई है। ठीक है, कोई नेटवर्क इशू होएगा भी देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ठीक है, समझ में आ गया है गुड़िया रश्मि? पूरा का पूरा खत्म हो गया पूरा। मेरी तो ऐसे कहते बैटरी डाउन हो जाती है पूरा खत्म जब खत्म होने लगता है। ठीक है, अब कहीं भी किसी को कंफ्यूजन रहेगा तो बता दीजिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन था कि गुड़िया पूछे कि मैम लॉ सब्जेक्ट में ए मॉक टेस्ट 1 ही है। एक्चुअली अभी तक जैसे मेरे से एमसीक्यूज जो है वो मांगे गए थे, तो मैं एक ही मॉक टेस्ट जो है दे पाई हूँ। लेकिन 15 मई के बाद मैंने आपको बताया है कि उसके बाद जो है वो रेगुलर मॉक टेस्ट भी आएंगे आपके, और साथ ही साथ आपके रिवीजन जो है वो कराया जाएगा। उससे पहले हम जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करना है, इसीलिए देखो एक 1 आवर जो है वो मेरी तरफ से एक्स्ट्रा ही रहा आज का। ठीक है, बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारा खत्म हो गया है। अब हमने पूरा, मतलब आपको नेटवर्क इशू एंड तक रहा था ना, मतलब उससे पहले तो नहीं हुआ था नेटवर्क इशू, है ना? मतलब पूरा जुडिशियल रिव्यू हमने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद ही आया था ना नेटवर्क इशू, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, खत्म ही हो गया था। हाँ, कल से 3rd यूनिट जी, कल से हमारी 3rd यूनिट रहेगी, और हम कोशिश करेंगे उसको भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की। ठीक है, ठीक है, ओके रश्मि, ओके गुड़िया। ठीक है, और जाते जाते मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यदि कोई यूट्यूब पर भी हमारी इन क्लासेस को देख रहा है, तो हमारे पेपर 1 पेपर 2 के वेरियस अलग अलग कोर्सेज जो चलाए गए हैं, और किसी ने भी ज्वाइन करना हो तो वो कोड का यूज कर सकते हैं पूजा 10, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुड़िया रश्मि, आप दोनों को ही जो भी क्लास में मेरे साथ बने रहे, क्योंकि हमारी आज जो है वो एक 3 आवर की क्लास हो गई। ठीक है, बट थैंक यू, क्योंकि आपके ही सहयोग से जो है वो मैं इस पूरी की पूरी यूनिट को खत्म कर पाई। ठीक है, अदरवाइज आज फिर जो है वो एक 1 आवर का सुपर क्लास, थैंक यू रश्मि, थैंक यू सो मच। ठीक है, वरना आज फिर से ऐसे ही होना था कि एक हमारा एक 1 आवर का थोड़ा सा रह जाना था, फिर कल को वही, इसलिए फिर बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ा है। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू गुड़िया, थैंक यू सो मच।